लैंग्वेज है, जैसे हमारी लैंग्वेज होती है ना, तो बिज़नेस में कोई भी चीज़ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अकाउंटिंग और उसका जो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है वो हमारे फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, पी-एन-एल, बैलेंस शीट ये सारी चीज़ें होती है। तो इट्स बेसिकली जो बिज़नेस के लैंग्वेज होते हैं, वो अकाउंटिंग कहलाता है। अब इसमें क्या आता है कि हम एक सिस्टमैटिक वे में जो भी हमारे ट्रांज़ैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज़ करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, देन उससे इंटरप्रेट करके हम अपना जो भी बिज़नेस है उसकी अच्छी इकोनॉमिक हेल्थ को देखते हैं। तो दिस इज़ द अकाउंटिंग। अब हम इसके अंदर आते हैं कि कोर डेफिनेशन क्या है? ओके, तो यहाँ पे पहले बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन सिस्टमैटिकली इन अकाउंट्स बुक। Accounting identifies, measures, records, classifies, summarizes, analyzes, interprets, and communicates financial information for decision. वही है कि पहला ये इन्होंने बुक कीपिंग का बताया है। अकाउंटिंग अलग है, बुक कीपिंग अलग है। बुक कीपिंग ना कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको कोई ऐसे मतलब जो बिजनेसमैन भी है वो डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक नोट डाउन कर रहा है, वो नॉर्मल है, उसमें हर एक चीज़ आता है। उसमें कोई ऐसा सिस्टमैटिक वे में कुछ जर्नलाइज़ करके वैसे रिकॉर्ड करके समराइज़ वो सब नहीं होता। बुक कीपिंग में नॉर्मली आपका रिकॉर्ड छूट रही है। भाई माइक बंद कर दिया। कंटिन्यू करो साक्षी, कंटिन्यू करो। जी, तो वो बुक कीपिंग होता है एंड अकाउंटिंग जो होती है ना वो थोड़ा बुक कीपिंग से आगे चलता है क्योंकि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तो आती है क्योंकि जो भी अकाउंटिंग में चीजें होती है ना वो बेसिकली बुक कीपिंग को ही लेके बनाई जाती है आगे में। एज अ अकाउंटिंग अगर सेफ है तो बुक कीपिंग उनका इंग्रेडिएंट्स है, उससे वो चीजें लेके फिर आगे की चीजें बनाते हैं जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट, पी-एन-एल, बैलेंस शीट ये सब होती है। तो मेजर यहाँ पे अभी नीचे इसके और डिफरेंस पढ़ेंगे। bookkeeping is the base, accounting start after it ends. Okay, तो बुक कीपिंग बेस है और अकाउंटिंग कब शुरू होता है? जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है। बुक कीपिंग हमने रिकॉर्ड कर लिया जो भी है नॉर्मल वो कोई भी कर सकता है, तो उसके बाद अकाउंटिंग फिर स्टार्ट होता है। हेलो, नाउ है अकाउंटिंग। हाँ जी। मैं स्टार्ट आगे करने से पहले प्रैक्टिकली एक बार बताना चाहूंगा कि जैसे हाँ हम हाँ टैली में जब एंट्रीज पास होती है ना, डे टू डे बेसिस पे जो ट्रायल बैलेंस शीट चेक करते हैं, वो पूरा टर्म आता है हमारे टेक्निकली बुक कीपिंग में। चाहे टैली हो गया, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया लाइक सैप हो गया, जोहो बुक्स एंड ऑल। राइट राइट। ओके, नाउ अकाउंटिंग प्रोसेस। सो एज यहाँ पे लिखा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस 8 स्टेप्स में होते हैं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो इसको ध्यान से सुनना, एटलीस्ट इनके नाम याद रखो तो अंदर की चीजें खुद लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, मतलब हमारे जो भी डेली बिजनेस में ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज या कुछ भी सर्विस है तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है जो बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि पर्सनल वाले भी ट्रांजैक्शन, इट्स जस्ट फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फर्स्ट स्टेप था एंड देन सेकंड स्टेप है मेजर। मेजर में क्या होता है कि हम वो चीजें ही मेजर करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है, मनी के वैल्यू में है। अभी यहाँ पे नॉन मॉनेटरी वाली चीजें नहीं आती है। मतलब जो भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि पैसों के बिना भी होती है जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, बट अकाउंटिंग में बस मनी वाली चीजें ही आती है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। देन थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली, मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्रीज जो पास होती है, तो फर्स्ट स्टेप तो जर्नल से ही स्टार्ट होता है। तो जर्नल कर बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि जर्नल कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अब जर्नल को भी क्लासिफाई कैसे कैसे करते हैं? लेजर में करते हैं कि डिफरेंट कौन से किस लेजर में जा रहा है, लेजर पोस्टिंग होती है आगे जाके। फिर वो लेजर पोस्टिंग जो लेजर है वो डिफरेंस लेजर उसको हम समराइज करते हैं। समराइज किस में करते हैं? जैसे कि हमारे ट्रायल बैलेंस हो गए या फिर पी-एन-एल हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब में हम उसको समराइज करते हैं फाइनली कि अगर हम किसी को दिखा रहे हैं तो वो सारी चीजें दिखनी चाहिए। ऐसे रो
जो भी रॉ डेटा ट्रांज़ैक्शन है वो रख देंगे सामने वाले के, तो उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए हम उनको ऐसे समराइज़्ड वे में देते हैं कि हमारा जो भी बिज़नेस है उनको समझ आ पाए। फिर हम एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ क्या करते हैं कि हमारा बिज़नेस का क्या पोज़ीशन है, उसका क्या ट्रेंड है, कितनी मतलब प्रॉफ़िटेबिलिटी उनकी क्या है। ये सब हम आफ्टर जो हम बैलेंस शीट वग़ैरह बना के उससे एनालाइज़ करते हैं। देन फिर है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट और एनालाइज़ लगभग सेम ही है। इंटरप्रेट में भी होता है कि अब हमें फ्यूचर ऐसे और क्या अचीव करना है, हमारा बिज़नेस का गोल क्या है, तो उसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं मतलब हमारे जजमेंट में क्या होनी चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किससे करते हैं? एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, इंटरनल यूज़र होते हैं, मतलब हमारे जो भी फाइनेंशियल डेटा हैं, लाइक कम्युनिकेशन अगर हम बोले साक्षी जी, कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे, मतलब कम्युनिकेशन वाया रिपोर्ट्स, यानी कि हम नंबर्स एंड रिपोर्ट्स के जरिए मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा ये बिजनेस का लॉस चल रहा है इस जगह पे, हमारा ये जो स्टार्टअप हुआ था या ये जो है ये लॉस में चल रहा है, ये प्रॉफिट में चल रहा है, ओवरऑल हमारे पास में आज के डेट में कितने एसेट्स हैं या हमारे पर कितने लाइबिलिटीज हैं। कम्युनिकेशन वेयर रिकॉर्ड्स यानी नंबर्स, बेसिकली अकाउंटिंग प्रोग्राम्स में हम लोग अकाउंटिंग में जो भी करते हैं ना, ऑल नंबर्स आर ऑल विजिबल, नंबर्स विल टॉक, नथिंग लाइक, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं होता हमारा। एनालाइजेस बाय द नंबर्स, एनालाइजेस बैलेंस शीट बाय द ट्रांजैक्शंस, ऑल मॉनेटरी रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पीएनएल जिसको हम लोग बोलते हैं, बैलेंस शीट, वो सब कुछ। हो गया हेलो साक्षी एग्ज़ैक्टली। से कंटिन्यू। हेलो। हाँ जी। अब मैं जो सेम डेफिनेशन है उसे प्रैक्टिकली एक मैंने टैली सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है और भी काफी सॉफ्टवेयर रहते हैं, बट आई गेस सबका बेसिक इंटरफेस सेम रहता है। तो मैं उसके थ्रू प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा कि मान लो कोई सेल हुआ, जैसे आपके पास ना कोई मतलब सेल्स लाया, आप एक इनवॉइस बना रहे हो एबीसी किसी का भी। तो पहले क्या हम देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि उसने एक एग्रीमेंट सिर्फ किया, कोई नंबर नहीं लिखा कुछ नहीं, तो वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर वो सेल है तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहला जो आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर मेजर इन मनी टर्म्स, मॉनेटरी फॉर्म में होता है। और मनी टर्म्स का मतलब ये भी है कि उसकी करेंसी क्या है, वो रुपीस में कर रहा है या डॉलर में कर रहा है। जब भी हम टैली में जाते हैं ना कंपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद, और जैसे ही हम जाते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन हमेशा आएगा। उसके बाद आता है रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली। इट बेसिकली मीन्स कि बुक कीपिंग। जब भी हम अपने बुक कीपिंग पे जाएंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से हमारे कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लो हमें देखना है कि सुबह हमारा कितना कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ था, तो आ गया वहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली। एंड फिर आते हैं क्लासिफाइड बाय टाइप, कि अगर हम जैसे क्लासिफाई बाय टाइप की बात करते हैं कि हमारी परचेज एंट्री है, सेल्स एंट्री है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिटेल्स में तो आप लगा लो सेल्स एंट्री ही ज्यादातर रहती है पास। परचेज भी आती है बट सेल्स की ज्यादा रहती है। कॉन्टिन्यूस आपका ये क्रेडिट सेल्स है, आपका ये कैश सेल्स है, किस तरह से आपका, या फिर कोई क्रेडिट नोट तो नहीं है। फिर समराइज करते हैं इनटू द स्टेटमेंट। उसके बाद जब हम करते हैं ना एंट्री को हम पास करते हैं, हम कभी भी देखेंगे तो हमारा पीएनएल बैलेंस शीट एंड हमारे ट्रायल बैलेंस हमेशा ओपन होता है। हमें साथ के साथ पता चलता है बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइक पहले टाइम में तो मुश्किल आ जाता बट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर से इजी होने लग गया है। एंड उसके बाद एनालाइज, अब एनालाइजिंग रिलेशनशिप, इंटरप्रेट द जजमेंट्स एंड ऑल। फिर हम बात करते हैं तो हमारे पास ना एनालाइजिंग के ग्राफ एंड ऑल आता है, जिसमें पता चलता है हमारा आज का रेवेन्यू इतना गया एंड ऑल। जैसे हम सॉफ्टवेयर पे जाए तो वही पार्ट हो गया एनालाइज का रिलेशनशिप। तो हमारे पास एक डाटा आ गया, अब उसको एनालाइज हमने किया। इंटरप्रेट मतलब कि उसके ऊपर क्या निकल रहा है, तो हमारे जितना हमारा सेल्स इतना जा रहा है एंड ऑल, नंबर की फॉर्म में लाइक पीपीटी कैसे भी करना है। एंड कम्युनिकेट करते हैं रिपोर्ट के साथ। एम आई राइट मैम? वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। बहुत अच्छे से बताया आपने। तो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होता है वो, अगर हम प्रैक्टिकली बैठ के करें जो भी हमारे सॉफ्टवेयर पे है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। मैनुअली कुछ नहीं होता है कि बुक पेपर पे आप ल बैठ के वन बाय वन सब एंट्री कर रहे हो, ये अब नहीं होता है। तो अभी जो चल रहा है वो यही सारी सॉफ्टवेयर पे चीज़ें होती हैं। नाउ ओके, सबको समझ में आया ना? अगर किन्हीं को किसी स्टेप में डाउट है तो? कोई डाउट है तो प्लीज उसको पूछ लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास कितना देर से शुरू हो गया? अभी 15 मिनट। 10:45, ओहो, अभी 15 मिनट ही हुआ है। ओके ठीक है, तो मैं लेट हो गया। ओके।
इट्स फाइन, अभी फर्स्ट टॉपिक हुआ है। हाँ ठीक है ओके मैम। किसी का कोई डाउट है या अभी तक सबको क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ जाते कंटिन्यू हैं, करते हैं आगे। आगे कंटिन्यू नो करते डाउट हैं, क्लियर है ठीक क्लियर। है। ओके, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? The accounting records transaction for financial statement, reports to stakeholders like managers and investors, meets legal needs like SEBI rules, protects assets, aids planning, control, and support decision via budget and audits. अकाउंटिंग जो है वो हमारे जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शंस हैं, हम मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम किसको रिपोर्ट करते हैं? अपने स्टेक होल्डर को, हमारे बिजनेस के जो भी स्टेक होल्डर है, अगर कहे तो लाइक जो भी मैनेजर्स हैं हमारे बिजनेस के, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, या इन्वेस्टर्स हैं, जो भी यूजर्स हैं हमारे, तो वो उनको मतलब अगर कुछ देखना है हमारे बिजनेस के बारे में जानना है, तो ये बहुत अकाउंटिंग मदद करता है उसमें कि ये मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हाँ उनको हम ये बेसिकली चीजें पता होगा। साक्षी जी, एक वर्ड में समझा देता हूँ। बेसिकली ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ये होता है कि इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स को और गवर्नमेंट को, सेबी यानी रेगुलेटरी बॉडी को दिखाना कि पहला मैनेजर्स को कि हाँ हमारा सब कुछ क्लीन है इन द पार्ट ऑफ ऑडिट, जिसको हम लोग बोलते हैं, माने हमारे बुक्स एकदम क्लीन है। इन्वेस्टर्स को दिखाना कि वी आर इन अ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट क्या है इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से, कि हम कहाँ प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है। इन्वेस्टर्स तब समझ पाएंगे जब वो बुक्स को देखेंगे, नंबर्स को देखेंगे, बुक साइज क्या है जो हम लोग बोलते हैं किसी भी बिजनेस का। थर्ड है गवर्नमेंट के रूल से, माने रेगुलेटरी बॉडी सेबी के रूल से, कि आप हर चीज को प्रॉपरली, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं, मैनेज कर रहे हैं नहीं, यानी हर चीज आपके गाइडेंस में हो रहा है या नहीं। चौथा है प्रोटेक्ट एसेट, एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट इन द सेंस आइडेंटिफाई करना कि मेरा एसेट कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर है। ऐसा तो कोई नहीं है कुछ कंपनी के नाम पे कुछ खरीदा हुआ है या रखा हुआ है, कंपनी को ही नहीं पता, वो कंपनी के बुक्स में ही नहीं है, तो कल को वो ऑडिट पॉइंट हो सकता है, कल को रेगुलेटरी बॉडीज उस पर केस कर सकती है, तो कुछ लीगल एक्शन हो सकता है। एड प्लानिंग एंड कंट्रोल, एड प्लानिंग एंड कंट्रोल का मतलब क्या हो जाता है? प्लानिंग और कंट्रोल, फ्यूचर में जो हमारा प्लानिंग रहने वाला है वो, और उस पे कैसे हम लोग कंट्रोल रख सकते हैं। अगर हमको पता होगा कि मेरे मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरे कंपनी के पास में कितना एसेट्स है, कितना इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग उसको हिसाब से ही प्लानिंग करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। एंड सपोर्ट डिसीजन वे बजटिंग एंड ऑडिट, और डिसीजंस ले पाएंगे बजट्स और ऑडिट्स के टाइम पर। हम लोग अपना अपना जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे घर का जो इनकम है उसी के हिसाब से, हम लोग का जो इनकम होता है हम लोग उसी के हिसाब से एक्सपेंड करते हैं और सेविंग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एकदम उसी की तरह है कि जो कंपनी का जो एक ये होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, अमाउंट होगा, उसी को कंपनी ऑडिट करके अकाउंटिंग के थ्रू उसको मेंटेन कर पाएगा और दिखा भी पाएगा कि हम आज के डेट में कहां पर हमारा पोजीशन है। ओवर टू यू साक्षी जी। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि जो ऑडिट्स होती है सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इवन कंपनीज खुद भी प्राइवेटली कराती है। एंड ऑडिट का ये मतलब नहीं होता कि जानबूझ के गलती निकालना। व्हेन आई वाज वर्किंग इन द फ्रंट ऑफिस and in the night shift in each and every hotel, we used to have a daily night audit, which used to be done from the accounts department and the front office department. तो जब फ्रंट ऑफिस करता है तो वो अपना रोज का करता है, देखता है कोई गलती हुई या नहीं हुई है, एंड क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मैनेजर्स का ही लेना पड़ता है। तो और उसके बाद रिपोर्ट्स भी बनती है कि आपका डेली रेवेन्यू कितना रहा, आपका अपसेल कितना रहा रोज का, एंड ऑल इस तरह से हम करके रिपोर्ट शीट बनाते हैं। तो ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप रहता है, क्योंकि एक तो जैसे हम सुनते हैं कि सीए ऑडिट हमारी कंपनी में चल रही है, तो उससे क्या रहता है कि सीए आते हैं वो बेसिकली चेक करते हैं, उसी को एक्चुअली हम अकाउंटिंग भी कहते हैं, कि सीए आते हैं वो चेक करते हैं कि गलती तो नहीं है तो वो बताता है। एंड काफी बार हम थ्योरी में बोल देंगे कि ओनली विद द फेयर प्रैक्टिस एंड ऑल, लेकिन हकीकत में कोई भी कंपनी है उसके पास दो नंबर यू कैन सी इन द ब्लैक, इफ आई टॉक अबाउट द ऑफिशियल टर्म्स, और दुकान दुकानदार की भाषा में कच्चे का पे माल हमेशा रहता है। तो उसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, ऑल एवरीथिंग करते हैं, वही एक्चुअली एक अकाउंटिंग रहता है।
एंड वो चीज़ हम सीनियर लेवल पे जाके सीखता है, उसको स्टार्टअप में वर्क कर रहा है तो शायद थोड़ी जल्दी सीख जाएगा, बट एक्चुअली वही सीनियर लेवल्स पे जाके सीखते हैं। एंड वहीं से जैसे हम देखते हैं ना, कंपनी का बजट नहीं है, हायरिंग बजट नहीं है, क्यों नहीं है, तो जब हम उन चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि हमारा खर्चा किसी चीज़ पे ज़्यादा तो नहीं जा रहा, तो वहीं से आता है। जैसे हम क्वेश्चनिंग करते हैं बजट क्यों नहीं है, एक्चुअली वही पूरा एनालिसिस किया होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, कि हमें कहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल करना है एंड ऑल। तो यही सब चीज़ें आती हैं, फिर हमारे इसलिए सेबी के रूल्स होते हैं। जैसे हमने सिक्योरिटी मार्केट के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस पे रूल्स रहेंगे, एसेट को प्रोटेक्ट एंड ऑल। एंड क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो साइंटिफिक नेचर भी होता है, तो इसलिए भी लीगल आते हैं, नॉर्म्स भी होते हैं, लॉज भी होते हैं, बिकॉज लॉज आर अगेन साइंटिफिक इन नेचर, अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंटिफिक इन नेचर। एंड ऑडिट का मेजर ठीक। पर्पस होता है गलती को सुधारना। यस यस, ये ऑडिट जो होता है ना, मतलब मेजरली जो बड़े कंपनीज होते हैं वो तो खुद अपने इंटरनल ऑडिटर के टीम रखते हैं, मतलब उनका खुद का रहता है। एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वो बाहर की जो कंपनी करवाती है, बट ऐसे एज सच ऑडिट मतलब छोटे बिजनेस में तो उतना एप्लीकेबल नहीं है, इनकी भी अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। बट या अकाउंटिंग में ऑडिट बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें सही है रिपोर्ट में हमारे दिख रही है, वो ऑडिट से ही पता चलता है। तो वेल एक्सप्लेन्ड। ओके, नेक्स्ट पार्ट यूजर्स, आप बताना चाहोगे यूजर्स? पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि इनसे पूछते हैं यूजर्स कौन से होते हैं। एनीवन ऑफ यू कैन आंसर एक्सेप्ट द मी, आकाश एंड साक्षी मैम। एनी अदर? आप बताइए यूजर्स कौन होते हैं। अनुज, सॉरी टू इंटरप्ट यू। इसमें ना एक्चुअली एक पूरा का पूरा टॉपिक नहीं है इसमें। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आई थिंक इसके अंदर है नहीं, एज पर द एसएमयू जो सीपीटी है उसमें एक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का भी मेंशन कर रखा है। हम चेक करते हैं एक बार। यस। या ऑडिट वाली पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव में वो एक बस टर्म को समझे, दैट्स इट। ऑडिट ऑल टुगेदर वो बहुत डिफरेंट चीज होती है अकाउंटिंग से। ओके, तो कोई यूजर्स को डिफाइन करना चाहेगा अगर किसी को कोई पता है तो? ठीक है, तो अनुज भाई हम ही लोग डिफाइन कर देते हैं उसको, फिर टाइम ज्यादा लगेगा नहीं तो। यूजर्स में रहते हैं, मैं बताऊं? हाँ हाँ। तो कितना टेक्निकल भी है ना, टेक्निकल पे साक्षी जाएंगी, बाकी पे हम करते हैं, वो सबसे अच्छा रहेगा कॉम्बिनेशन। तो टू यूजर्स होते हैं आपके इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इसके अंदर मैं कहूँगा इंटरनल, लाइक जैसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, लाइक मेरी कंपनी है, मेरा भी एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मेरा मिड लेवल भी है, मेरा लोअर लेवल है। लोअर लेवल को तो कभी मैं बताऊंगा नहीं ना, उनके इतना काम होता है जानने का, लेकिन मिड लेवल को थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, टॉप लेवल के साथ पूरा बनता है। ऑल्दो लोअर लेवल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहीं से हमें एक्चुअली फीडबैक एंड डाटा मिलता है, लेकिन पॉलिसी हमेशा टॉप लेवल ही बनाते हैं, तो उसे वो उनके काम तक का ही बताते हैं। देख, मैंने भी वैसे एसोसिएट वर्क किया तो मुझे भी मेरे काम तक का ही बताया था। अब मैं अपने अंकल के बिजनेस में वर्क करता हूँ, मैं ऊपर का जान पा रहा हूँ। तो क्या रहता है कि अगर हम बात करते हैं इंटरनल यूजर, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, मैनेजर्स होते हैं जिनके साथ पूरी पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं, तो वो होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। लाइक हमारे सेल्स मार्केटिंग, उनको तो सेल्स के अंदर आएगा, एसोसिएट को भी मैं बताऊंगा क्योंकि उसको एक टारगेट देना, अगर मैं रीजन बताऊंगा देन आई गेस इट इज अ गुड थिंग। एंड एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं। Suppose you are not the job seeker, you are having the lot of money and you are the investor. Okay, so you want to invest in a company. हम कब इन्वेस्ट करेंगे? हम ऐसे ही तो करेंगे नहीं, है ना? थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। जब तक हमें कंपनी का डाटा नहीं मिलेगा, जब तक हमें उसकी पता नहीं चलेगा कि वो कंपनी कैसी जा रही है, कैसी नहीं जा रही। मे बी एज ए इन्वेस्टर मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि चले या ना चले, कि मेरे को उस कंपनी को बस बाय करना है, तो भी मेरे को जानना है। मैं ऐसे इन्वेस्टर में पैसे लगाना चाह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ उस कंपनी को पैसे लगा के अपना एक रिटर्न निकालना है, तो भी मैं लगाऊंगा। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आता है। उसके बाद आपका बैंक्स एंड गवर्नमेंट, जो बैंक्स एंड क्रेडिट्स आते हैं कि किसको आपको लोन देना है, तो आपका सिविल स्कोर चेक होता है। जब वो सिविल स्कोर चेक करते हैं, काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं,
तो वो भी हमारे एक्सटर्नल यूजर है, क्योंकि हमारी कंपनी में काम तो कर नहीं रहे, तो इसलिए हमें उनको भी दिखाना पड़ता है। एंड कस्टमर्स को इसलिए कि मान लो हमने किसी का क्रेडिट नोट चल रहा हो किसी कस्टमर का, उसको बाद में डाउट होता है यार ये कंपनी तो बंद हो जाएगी तो अपना तो नुकसान ही हो जाएगा, तो हम भी टाइम नहीं करें, और एक फेथ भी बना रहता है। तो कस्टमर्स के साथ भी हमें जरूरत होता है, एंड सेम विद द वेंडर, क्योंकि मान लो बोले इसकी कंपनी तो बंद हो जानी है, मुझे पैसा देगा या नहीं देगा। एंड उसके बाद गवर्नमेंट को हमसे टैक्स चाहिए होते हैं ताकि वो कंट्री को रन कर पाए। मानता हूँ कि थोड़ा बहुत कम होता है, बट होता है तो होता है ये, हमें मान लेना चाहिए। गवर्नमेंट फॉर द टैक्सेस एंड रेगुलेशन पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट को इससे जानना होता है कहीं गवर्नमेंट को ये ना लगे कि अगर टैक्सेस इससे भी ये 2 नंबर में तो नहीं कमा रहे तो कब भी खर्चे कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, लोग कमा तो रहे होते नहीं कि खर्चे इतने निकल जाते हैं, कहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी वो तुम्हारे टैक्सेस पूरा देखते हैं। और जब हम अपना आईटीआर भी फाइल करते हैं तो हमारे पास पूरा गवर्नमेंट को डाटा शो हो रहा होता है। एंड गवर्नमेंट को डाटा हमारे पास ई इनवॉइस एंड ई वे बिल्स के थ्रू भी होता है। ई इनवॉइस ही जब भी हमको इनवॉइस करते हैं, हमारा जीएसटी नंबर जो होता है वो ई इनवॉइस गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, उसके साथ इंटरलिंक होता है। एंड जब भी हमने कोई बिल किया, कुछ भी इनवॉइस किया, वो पूरा को पूरा फिस्कुलेट होने के बाद वहां पर शो होता है। एंड वो तभी शो होता है अगर हमारा एकदम एरर सब कुछ ठीक जा रहा हो। तो फॉर गवर्नमेंट टैक्सेस एंड रेगुलेशन अगर इसको हम डीपली जाएंगे तो यही चीज है। प्रैक्टिकल मैंने बता दी क्योंकि मैंने फ्रंट ऑफिस से जब बिलिंग कर रहा था तब भी हमने किया था, एंड अभी मैं जब बिलिंग यहाँ पे करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में, तब भी हम इस चीज को देखते हैं। तो गवर्नमेंट को डाटा जानना भी जरूरी होता है, गवर्नमेंट को यहाँ से डाटा भी मिलता है। तो इसलिए आपका जीएसटी नंबर और से ई इनवॉइस जब भी आता है किसी भी होटल या कंपनी का, वो हमेशा गवर्नमेंट के साथ इंटरलिंक होता है। उसका जो जीएसटी नंबर होता है वहां पे पूरा शो रहा होता है डे बाय डे बेसिस पे कि आपका कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। एंड उसके हिसाब से हमें गवर्नमेंट को इसलिए भी चाहिए होता है कि जैसे कई बार गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकाल रहे हैं, मे बी वो भी देखेगा है कंपनी को, अगर ये लोग हमें टैक्सेस दे रहे हैं हम भी इनको फेवर देते हैं, तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए भी चाहिए होता है। सबको आगे समझ? एंड मिस साक्षी, एम आई करेक्ट और नॉट? प्लीज एक्सप्लेन। या वेरी वेल एक्सप्लेन। तो सभी को समझ में आ गया कि हमने हाँ यूजर्स किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? लिमिटेशन। Shall I move on? Yes, yes. Okay. यस यस बिल्कुल साक्षी जी। हाँ, अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशन होते हैं, अब वो हम देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस है। इंफॉर्मेशन इज मनी बेस्ड, इग्नोरिंग नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स। ठीक है, इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि लिमिटेशन क्या है। पहली चीजें होती है कि इसमें बस ना मॉनेटरी टर्म्स में फोकस होता है। जो भी ऐसे मनी बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो मनी बेस्ड नहीं है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, उसको इग्नोर करते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल इवेंट में क्या हो सकता है? जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके वजह से आपके बिजनेस पे अफेक्ट आया, तो उसमें तो आपको फिनेंशियली कुछ ऐसे आप बैलेंस शीट में तो नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे ना ये चीज कि आपको किस वजह से हुआ। तो ये नॉन फाइनेंशियल में आ जाता है। और अगर इसका एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपका कोई आईटी सेक्टर कंपनी है, अगर आपका कुछ सिस्टम फेलियर हो गया या फिर कोई ऐसे मतलब फ्रॉड वगैरह, किसी ने आपका पूरा वो डेटा ही उड़ा दिया, ये सब चीजें अगर होती है तो ये चीजें हम रिकॉर्ड नहीं करते, बट हमारे जो बिजनेस को ये बहुत अफेक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि हाँ, अकाउंटिंग में हम बस फाइनेंशियल चीजों पे ही फोकस करते हैं। नॉन फाइनेंशियल में एक अच्छी चीजें भी होती है कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, उसका स्किल्स बहुत अच्छा है, वो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत इफिशियंट है, बट फिर भी हम बस जो वो मनी वैल्यू हमें दे रहा है वही रिकॉर्ड कर पाते हैं, बट उसकी जो कैपेबिलिटी है वो हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट स्टे एट कॉस्ट मींस जो सेकेंड लिमिटेशन है वो ये है कि जो अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे होती है। कि जो हमने एक बार हमारा जो भी एसेट है लाइक लैंड बिल्डिंग, उसको हमने जिस अमाउंट पे जिसको कॉस्ट पे लिखा है ना, वो वही कॉस्ट पे अपने बुक्स में दिखते आता है।
तो वो सेम ही रिमेन होता है। अब इन्फ्लेशन को तो वो इग्नोर कर रहा है, तो अगर हमारी लैंड की वैल्यू 10 साल पहले जो थी वो तो अभी ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हुई होगी ना, तो ये चीज़ें हम इग्नोर करते हैं इसमें, जिसकी वजह से थोड़ा तो हमारे स्लाइट बिज़नेस पे भी मतलब फ़ाइनेंशियल जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उस पे अफ़ेक्ट होता है। और है रियलाइज़ ऑन एस्टिमेट लाइक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगेन नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन होती है, जो कि एसेट लाइक मशीनरी वगैरह पे लगता है, तो हम एक एस्टिमेट बेसिस पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाते हैं। हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि हमारा जो एसेट है वो कितने टाइम में कितने अमाउंट से डेप्रिसिएट होता है। 10%, 5%, 15, 20 जितना भी परसेंट लेके करते हैं वो बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है कि क्या एसेट है। तो वो हमारा एस्टिमेशन है, अगर वो गलत हुआ तो कहीं न कहीं हमारे बाद में फ्यूचर में फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफ़ेक्ट होगा। देन है प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड। ये भी होता है क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो अगर डिफरेंस अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कि पहले कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ की है, जैसे डेप्रिसिएशन का ही है, पहले एसएलएम यूज़ कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड एक होता है, फिर उन्होंने ये रिटन डाउन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, या अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो चेंज कर दिया, तो ये सब चीज़ों से हमारे जो प्रॉफिट है वो थोड़े मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। एक एक एग्जांपल देना। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी। बोलिए बोलिए, बोले क्या आपका कोई क्वेश्चन है, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आकांक्षा और साक्षी और ये नाम क्या है, आकाश, अनुज, ये 4 छोड़ के कौन बोल सकते हैं कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? आप लोग बस हाँ से हाँ पे हाँ मत मिलाओ। यहाँ पे बहुत किसी का ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट नया सब्जेक्ट है। Depreciation means loss of हेलो an value of an asset. डिप्रिसिएशन मतलब जो फिक्स एसेट का जो कॉस्ट रिड्यूस होता है मैं हैंड वो रेस टाइम बाउंड करूँ, में होता है। मैं बोलता वन हूँ कि बाय कौन वन हैंड रेस करके। हैंड रेस कर। Depreciation means the loss of an value of an asset. हाँ, ओके, एनिमल क्योंकि अंकिता, डेफिनेशन सही नहीं अंकिता है। बताओ। अंकिता एक एग्जाम्पल के साथ बताओ। ये अंकिता को छोड़ के शी इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। क्या हुआ? डेप्रिशिएशन इन द सेंस एक चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने है ना कोई गाड़ी खरीदी, मतलब कोई फिक्स एसेट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने सोफा खरीदा, तो वो अभी तो नया है, बट डे बाय डे जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा ना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो जितनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो उसको ही हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। मार्केट में आज उसकी वो वैल्यू नहीं है जो पहले थी, जो हम लोग ने खरीदा था। यस। आपका फोन में अगर अभी जो यूज कर रहे हो, जब आप रिप्लेस करने जाओगे वहां पे भी आपका फोन का दाम जो जो जिस रेट में आप लिए थे वही उसी रेट में सेल होगा क्या 2 साल बाद? तो उसका भी डिप्रिशिएशन होता है। हर एक चीज, अगर बाइक भी लोगे, स्कूटी भी लोगे, गाड़ी भी लोगे, हर एक चीज का डिप्रिशिएशन होता है। Okay, I have one question. What is different between inflation and depreciation? इन्फ्लेशन अलग है, इन्फ्लेशन है पूरा ऑपोजिट हो गया ना। इन्फ्लेशन मेनली इकोनॉमिक का पार्ट होता है। जब एक टाइम बाउंड में जब गुड्स और सामान का दाम ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है, वो इन्फ्लेशन होता है, वो इकोनॉमिक का। डिप्रिसिएशन मतलब जो फिक्स एसेट का उसका जो कैपेबिलिटी जो रिड्यूस होता है। जैसे मशीनरी अगर आज 1 लाख का एक मशीनरी खरीदो तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू 80,000 होगा, ये डिप्रिसिएशन होता है। सो दो तो चीज है, इन्फ्लेशन। जो एक मिनट, जो हाँ, बोलिए। प्रोडक्ट को बाई कर लिया है उसके लिए डिप्रिसिएशन होगा, लेकिन जो नहीं उसको नहीं सेल नहीं कर रहा है उसके लिए इन्फ्लेशन होगा। That नहीं means नहीं नहीं इन्फ्लेशन मतलब जैसे आज अगर किसी प्रोडक्ट आप खरीदो वो 100 रुपए है,
मगर 2 साल ओके बाद और 3 साल बाद उसका प्राइस हो रहा है 120 रुपए। तो इसका मतलब जो ओके टाइम बाउंड के उस हिसाब से वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है। मतलब पहले आप सोचो 10 साल पहले अगर किसी सामान आप खरीदो और उसके साथ अभी का जो प्राइस कंपेयर करो तो बहुत कम था। तो वो जो टाइम बाउंड हिसाब से जो सामान का जो चीज का वैल्यू बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वो इन्फ्लेशन होता है। वो मेनली वो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है तो उसका एक पैरामीटर है कि इन्फ्लेशन हिसाब से जो इकोनॉमिक दिखता है कि पर्सन का कितना इनकम बढ़ा और उस हिसाब से कितना इन्फ्लेशन बढ़ा। मगर डिप्रिसिएशन टोटली अलग है। डिप्रिसिएशन वो अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है। जैसे अकाउंट का अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग का जो मशीनरी होता है, जो भी चीज होता है, जब वो नया खरीदे उसका जो वैल्यू था 1 साल के वो काम करने के बाद उसका जो वैल्यू रिड्यूस होता है, वो अकाउंटिंग का वो एक्सपेंस से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है। ठीक है? लाइव एग्जांपल ओके बता रहा हूँ। तो नया अभी डेस्कटॉप लेंगे या लैपटॉप। हेलो हाँ हाँ या क्लियर वॉइस नहीं आ रही है एक्चुअली। हेलो, हेलो आ रही है। हाँ कोई मैं तो वॉइस आ रही एग्जाम्पल है। दे रहा था ना। सीधा सीधा एक हाँ ही बात है, बोलिए। जैसे किसी सामान को 100 रुपया में खरीदे, ठीक है अभी, और कुछ दिन बाद उसका उसी 100 रुपया में सामान ही खरीदे, लेकिन उसका सामान जो क्वांटिटी कम में मिल रहा है, कम मिल रहा है, बस वही इम्प्रेशन हो गया। सेम पैसा है लेकिन सामान कम मिल रहा है। हाँ नहीं वही डेप्रिसिएशन ये हो गया कि जैसे कि सपोज मैंने 100 रुपए का कोई भी एक फोन खरीदा, ठीक है। अब मैं आगे सेल करने जा रहा हूँ तो वो मेरे को 80 रुपए में ही बिक रहा है, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन वैल्यू हो गया वो 20% हो गया। अब इसको अगर लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स में देखते हैं तो ये जो 20% का जो डेप्रिसिएशन वो ये कभी फिक्स नहीं होता। कभी वो 80 रुपए में भी बिक जाएगा, कहीं पे वो 90 रुपए में बिक जाएगा, कहीं वो 60 रुपए में बिकेगा। तो जैसे जैसे वैल्यू जो होता है ये फिक्स कभी नहीं होता। तो ये इसका अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा डेप्रिसिएशन का लिमिटेशन है ये बेसिकली, जो अभी तक एक्चुअली मैं है ना, समझ। मैं इन्फ्लेशन का बोला था, डेप्रिसिएशन के डिप्रेशन है ना से नहीं। 2 पार्ट होते हैं। सी, डेप्रिसिएशन के ना 2 पार्ट, एक होता है फिक्स्ड डेप्रिसिएशन और एक होता है रिटन डाउन मेथड। फिक्स्ड में क्या रहता है कि मुझे पता है कि हर साल है ना मेरा डेप्रिसिएशन अगर 10 है तो वो हर ईयर है ना सिर्फ 10% ही होगा। बट रिटन डाउन मेथड में है ना वो 10% फिक्स्ड नहीं रहता है, मतलब वो चेंज होते रहता है डेप्रिसिएशन का परसेंटेज। तो उसमें भी 2 पार्ट आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आई थिंक यही अकाउंटिंग की लिमिटेशंस तो मेन यही है कि डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज है वो फिक्स कभी नहीं रहती। जो फर्दर जो दो पार्ट्स डिवाइडेड है वो तो डिस्कस कर लेंगे। नहीं, जैसे क्यों अभी जैसे ऐसे तुम मेरे लोग हम ना, को बाइक आप नहीं लोग नहीं जो यहाँ जैसे पे देखो हम आईटी में है, जैसे एक हम मिनट। बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका भी तो हर साल इंश्योरेंस में 10% डेप्रिसिएशन होता है ना। आईडीवी वैल्यू हर हर साल घटती आईडीवी है ना वैल्यू उसकी, हमारी बाइक की। वो फिक्स हाँ तो वो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन ही हो गया क्या? हाँ तो वो फिक्स हो गया। अब किसी किसी को पता है कि अभी 2 महीना पहले जो डेस्कटॉप नहीं तो लैपटॉप लिया है, तो उसका जो लैपटॉप नहीं, सॉरी डेस्कटॉप का ही बोल रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप का रैम एसएसडी बहुत कम ही लोग मतलब बढ़ाते हैं, वहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। तो डेस्कटॉप का रैम और एसएसडी का पिछले 2 महीना पहले मेरे शॉप में बिकता था 2500 से 3000 करके, मतलब उसमें 8 GB का 2 से 2500 में आ जाता था। आज के डेट में 8 GB का पता है दाम कितना है? 2 महीना पहले 2000 दाम था। आज का डेट में 8 GB रैम का दाम पता है कितना है? गोल्ड के प्राइस के हिसाब से होगा कुछ। आज का डेट में 8 GB का रैम का दाम है, मेरा शॉप में बिक रहा है 8000 9000। और 16 GB रैम जो 3500 लगता था, उसका दाम है आज का डेट में 13 से 14 हजार। अच्छा, जो ये Most of प्राइस the इंक्रीज हुआ price है of gold. ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हुआ है या डिप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग हुआ है? नहीं, Inflation. ये इसका अलग, उसका ये इन्फ्लेशन है, अलग मैटर है। इसका आगे का डेट में मैं अभी बता दे रहा हूँ। 1 महीना बाद आपका जो फोन का दाम अगर 10,000 में आप लिए हो, उस फोन का दाम होने वाला है 12 से 13,000। और डेस्कटॉप नहीं तो लैपटॉप में, आईटी में आपका अभी 30% मिनिमम से 40% हाइक होने वाला है, क्योंकि एआई में
एआई ने ले लिया है पूरा एकदम चीप जो यूज कर रहे हैं अभी, इससे की वजह से शायद अगले महीने से, शायद नहीं अभी से चालू हो ही गया है, इतना मतलब मार्केट में सॉरी मतलब क्या बोले, डिमांड बढ़ गया है कि प्राइस भी उसका बहुत बढ़ गया है। ये उल्टा हो गया है, डिमांड भी बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ गया है। इतना दिन ये अलग टॉपिक में हम चल जा रहे हैं। चलो उसके बाद जो था ये डिप्रिशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे टोका बीच में। आगे बढ़ो। हेलो। हाँ अनुजय बोलो। या एक ना लाइन है, प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड। इसमें मैनिपुलेशन का मेजर मतलब मैं प्रैक्टिकल बताऊं। हेलो। बोलो बोलो। मैं जी आपको बताता हूँ Profit can प्रॉफिट be कैन बी manipulated. Huh? मैनिपुलेटेड बाय। Okay. मुझे बस एक बात का आप आंसर देना मिस साक्षी, जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो हमारा प्रॉफिट पे लेते हैं या रेवेन्यू पे लेते हैं? हाँ जी, आपने क्या बोला? जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो हमारा प्रॉफिट पे लेते हैं या फिर हमारा रेवेन्यू पे लेते हैं? रेवेन्यू पे लेते हैं। अच्छा, रेवेन्यू पे रहते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसमें कोई टैक्सेशन नहीं होता प्रॉफिट उसके मार्जिन ऊपर? में भी होता होगा, अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है। Okay. Because I saw a lot of business homes what they used to do, जानबूझ के अपना थोड़ा एक्सपेंस हमेशा ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि जब आपका कम मार्जिन होगा ना तब आप हमेशा कम टैक्स आपको पे करना पड़ता है। इसलिए भी देखोगे ना काफी बार थोड़ा सा जानबूझ के हम अपनी सैलरी को भी यस। करवाते हैं एंड बिजनेसमैन शो करते हैं बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड। जो एक लिमिटेशन है, आपको कभी एग्जैक्ट नहीं बताता कोई भी कंपनी, उन्होंने कई बार आपको जानबूझ के थोड़ा एक्सपेंस डाला होता है ताकि मार्जिन वगैरह कम से गवर्नमेंट को लगे कि आपको इतना भी ज्यादा नहीं आ रहा प्रॉफिट। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन दैट द प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, एंड जो कि सीए ही वर्क करते हैं इस चीज पे, और वही अकाउंटिंग होता है प्रैक्टिकली। इसमें तो एक और है, वो तो जनरली लोग बिजनेसमैन करते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब खुद से एम्प्लॉय सैलरीज लेते हैं। इवन मतलब वो अपने पेरेंट्स को भी, कोई एक फर्म है तो उसमें एज एन वर्किंग दिखा के एम्प्लॉय सैलरी लेते हैं, वो भी एज एन मैनिपुलेशन ऑफ बेनिफिट्स का ही एसेट्स हो गया वो। आई होप ये एग्जांपल जो है। एकदम यस, सही। आई कंप्लीटली एग्री। एंड जब हमारे सारे कच्चे टर्म्स में में कभी होती है। या वो तो टैक्स सेविंग के लिए लेते हैं। एंड जब भी कच्चे में रहता ना तो फिर वो कभी शो ही नहीं करते कैश, इसीलिए कोई नहीं करता। ये कुछ तो कम लगे ना कि हमारे एक्सपेंस ज्यादा आ रहे हैं, हमारा खर्चा कम आ रहा है, तो इनकम तो कहीं ना कहीं कम आ रही है कंपनी की भी। जब इनकम कम आएगी तो कम टैक्स भी ना होगा। तो वही मतलब हो गया प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, कि अपने एक्सपेंस ज्यादा शो कर दो, ये खर्चा खरीदा, वो खर्चा खरीदा, मोबाइल वगैरह हमने खरीदा। क्योंकि हमारा जब प्रॉफिट को इसलिए में एक्सपेंस शो करते हैं, जब हम कुछ एक्सपेंस करते हैं कंपनी के थ्रू, उसके ऊपर भी जीएसटी का क्लेम होता है हमेशा। तो इसीलिए है कि प्रॉफिट्स कैन बी मैनिपुलेटेड, एंड इसी तरह से प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। ओके चलो आगे बढ़ो। तो इसी में एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि इट इग्नोर्स सोशल कॉस्ट लाइक पॉल्यूशन। अब पहले सोशल कॉस्ट क्या होता है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो सोशल कॉस्ट हम किसको कहते हैं? जो हमारा प्राइवेट कॉस्ट है, जो हमारे बिजनेस, हमारे कंपनी की जो अपनी खुद की कॉस्ट है, जिसके अंडर हमारा जो भी मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, जितनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आती है, वो हमारा प्राइवेट कॉस्ट है। प्लस इसमें जो एक्सटर्नल कॉस्ट होते हैं ना, वो भी इंक्लूड होता है। अब एक्सटर्नल कॉस्ट बोले तो जो कि जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो गया, जो बाहर के सोसाइटी को अफेक्ट करता है। लाइक हमारी कोई फैक्ट्री है, उससे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर हम ऐसे रिवर को हमारा वो पॉल्यूशन गंदा कर रहा है। तो वो सब चीजें जो सोशल सोसाइटी को अफेक्ट करती है, वो सोशल कॉस्ट में आती है, बट हम सोशल कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि बस हम पर्सनल कॉस्ट देखते हैं, अपने कंपनी का देखते हैं कि क्या है, बट हम जो ये एक्सटर्नल कॉस्ट होती है ना, उसको इग्नोर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि इट इग्नोर्स कॉस्ट लाइक पॉल्यूशन, ये सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। सोशल या फिर कॉस्ट का जैसे मतलब हो गया जो कि हॉस्पिटल है।
हाँ, हाँ मतलब वही जी। सोशल कॉस्ट का मतलब हो गया कि वो सोशल कॉर्पोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी का जो एक सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो हम बुक कीपिंग्स में नहीं लाते क्योंकि वो मॉनेटरी बेस्ड नहीं होता है। वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं होता है। वो शायद गवर्नमेंट का नियम है या एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, एक कंपनी भी एक सोसाइटी का पार्ट है। तो एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी बस हम उसको पूरा करते हैं। तो उस कॉस्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बुक्स में नहीं दिखाते हैं कि ये है वो है, वैसा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बस कर दिया, हाँ कर दिया, दे दिया, बस। आजकल यस, सीएसआर के थ्रू भी करती है ना कंपनी, वही हो गया ना जो सोशल कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे वो तो ट्रेड लॉ हाँ, के यूनियन। बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। अकाउंट्स में हम वो नहीं तो एक लेते हैं। जैसे कि Yes. वो उसको हम लोग ये नहीं करते। वो एज़ अ एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। हर एक गवर्नमेंट का एक ये है, स्टैंडर्ड रूल है। हर एक कंपनी को एक सीएसआर अपना दिखाना है कि हाँ भाई मैं सोशल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, या एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी में क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जो है मैं पूरा कर रहा हूँ, हूँ या नहीं, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या नहीं, दैट्स ऑल। तो वो बस एक क्योंकि कंपनी इसमें भी दिखाने के रिबेट लिए मिलता है, दिखाती है। इसमें भी रिबेट मिलता है ना, क्योंकि जितना सीएसआर करते हैं दान हाँ, पुण्य। हाँ, वो उसपे भी टैक्स, बहुत सारे जगह पर टैक्स रिबेट होता है और बहुत सारे जगह पर अलग-अलग तरीके के पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनीज को। सो दैट्स अ डिफरेंट इशू। वी डोंट नीड टू गो देयर। ऑल ओके राइट। साक्षी जी, ओवर टू यू। नाउ अभी कुछ बेसिक टर्म्स है। फर्स्ट, एसेट। व्हाट इज एसेट? अकाउंटिंग में एसेट और लायबिलिटी ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले हम समझेंगे कि एसेट क्या होता है। एसेट आर owned resources like cash stock, which is fixed, current, liquid or fictitious, and liabilities are obligation like loan। ठीक है, तो एसेट क्या होता है? हमारी जो खुद की संपत्ति है, हमारा एसेट है। अब हमारे एसेट में क्या क्या चीजें हो सकती है? हमारे खुद के, जैसे कैश है, हमारे बिजनेस में जो कैश है वो भी एसेट होता है, जो पैसे हमने हमारे बिजनेस के अंदर है। या फिर हमारे पास जो स्टॉक है, फिक्स्ड स्टॉक हो गया, या करंट, लिक्विड। लिक्विड स्टॉक मतलब ये सारे अलग अलग स्टॉक के काइंड्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे एसेट में स्टॉक भी आती है, कैश भी आती है, और हमारा अगर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मतलब जो सारी चीजें हैं हमारे पास जो हम ऑन कर रहे हैं वो एसेट है। एसेट हमें फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट कहीं ना कहीं करके वो देती है हमारे पास। बट जो लाइबिलिटीज होती है ना, वो हमारी ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन बोले तो लाइबिलिटीज आर, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें वो पे करना है इन फ्यूचर या अभी। जैसे कि अभी एक कैपिटलिस्ट, सॉरी ये तो डिफरेंस है। लाइबिलिटीज का एग्जांपल मैं दूंगी तो इट्स लाइक, अगर हमारे पास कोई डेट है तो वो हमारी बिजनेस लाइबिलिटीज में। होगी। कैपिटल, हाँ बिजनेस वगैरह में जो हमें लोन वगैरह, हमने कंपनी से, बैंक से लोन ले रखा है हमारी कंपनी ने, तो वो हमारी लाइबिलिटी कि हम उसको पे करें। तो दैट्स द लाइबिलिटी। And the best example of liability is the capital, लाइबिलिटी because बैंक लोन। the best लाइबिलिटी example, मतलब सैलरी, जो सैलरी पे कर रहे हैं वो भी लाइबिलिटी है। वो एक्सपेंसेस में आती है ना, तो एक्सपेंसेस होती है नहीं वो। नहीं, सैलरी एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस में आते हम्म। हैं ना, दैट इज द एक्सपेंसेस। बेसिकली ये बता देता हूँ। बेसिकली लाइबिलिटीज हम्म। का मतलब होता है विच आर somehow which are liable burden to the company where company has to pay to someone. Here's the liability of the company. जैसे कि अगर मैं कहता हूँ बैंक का लोन, एक सिंपल एग्जांपल है, वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। या कंपनी को जो अपने जो एक्सपेंस करना होता है, जो खर्चा करना होता है, सपोज ट्रैवलिंग पे या कुछ पे भी अपने एम्प्लॉयज पे, वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सपेंस भी है, लाइबिलिटी ही है कि हाँ भाई मुझे करना ही पड़ेगा। समहाउ कोई कंपनी टैक्सेस पे करते हैं, कोई अदर चार्जेस पे करते हैं, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर को अपने आप कंपनी में ये करने के लिए या फिर किसी रेंट पे करते हैं, तो वो भी उनके लिए लाइबिलिटीज ही है, एक काइंड ऑफ एक्सपेंस ही है, जो कि उनको हर महीने, हर हम्म। साल या हर क्वार्टरली उनको पेमेंट करना ही पड़ता है। दे आर नॉट दे डोंट डिनाई इट, दे डोंट, मतलब उसको वो कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके कॉस्ट कटिंग में दिखा दिया ये वो, नहीं, ये उनके साथ में जब तक है वो चलता रहेगा उनके बिजनेस के साथ में। तो ये हो जाता है लाइबिलिटीज विच आर फिक्स्ड लाइक द एसेट्स। तो ये वैसा ही होता है। एक जी और बात बताना है कि जो लाइबिलिटी हम बात करें, सबसे पहला एक लाइबिलिटी कंपनी का उसका कैपिटल होता है। क्यों होता है?
बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इट स्टेट्स दैट द कंपनी अलग है, उसे चलाने वाला मालिक अलग है। कंपनी इज लाइक योर वर्चुअल ह्यूमन हु इज रनिंग, एंड क्योंकि कैपिटल इसलिए क्योंकि हमने पैसा लगाया उस कंपनी में, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पैसा रिटर्न करने की। इसलिए जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हमेशा लाइबिलिटी में ही शो होता है। इफ यू वुड अलाउ साक्षी साक्षी, तो शुड आई शेयर अ बैलेंस शीट, तो उसके थ्रू आप अकाउंटिंग टर्म्स भी एक्सप्लेन कर दीजिए, काफी अच्छा होगा एक्सप्लेन। Okay, fine. Yeah, we can do. A company treat as a artificial person. It's Yeah. like a person, but it's artificial. Yes, right. And liability means you are ये अभी the कोई ऐसे बोल रहे थे ना कि company. सैलरी ये लाइबिलिटी में आता है। आई थिंक वो बोलना चाह रहे थे कि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, जो आपने बोला ना सैलरी। हाँ, सैलरी तो वही मैं सोच outstanding। रहा हूँ। एक्सपेंसेस लाइबिलिटी नहीं होता है। लाइबिलिटी मीन्स यू आर लाइबल टू पे। इट्स बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आपका Right. डिबेंचर होता है, इक्विटी शेयर भी होता है, कैपिटल। तो दैट मीन्स यू आर लाइबल, द कंपनी इज लाइबल टू पे टू दिस शो पर्सन। हो रहा है इमेज तो मैंने जैसे शो किया हुआ है, हो रहा है अच्छी तरह ये वाला सिटी हाँ जी। कैपिटल ट्रेडिंग का। इसके थ्रू आप एक बार समझा दीजिए एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। आई गेस सबसे अच्छा रहेगा ये वाला। ओके, सच में ये बेस्ट है। तो एसेट साइड हम देखेंगे। पहले एसेट में सबसे पहली चीजें आती है नॉन करंट एसेट, मतलब कि जो कि फिक्स्ड एसेट है उसको हम नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। पीपीई मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो हमारी फिक्स्ड एसेट में प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, वो सारी चीजें आती है। प्रॉपर्टी हो गई हमारी जो हाउस है, मतलब बिल्डिंग, लैंड, ये सब है। देन प्लांट वगैरह जो हमने ऐसे सेट कर रखा है, हमारा फैक्ट्री वगैरह जो है। एंड व्हाट वाज ई? इक्विपमेंट यू टोल्ड अस ना, लाइक इक्विपमेंट मशीनरी हमारे एंड पास ऑल। जो इक्विपमेंट। तो ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट में आती है जो कि नॉन करंट है। उसके बाद हम देखते हैं करंट एसेट है। पहले ऊपर आती है, एक बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट होता है। पहले हम एसेट लिखते हैं, ऊपर में करंट नॉन करंट रहता है, देन नीचे करंट आती है। अब करंट में इन्वेंटरीज आती है। इन्वेंटरीज बोले तो इट्स लाइक हमारी जो स्टॉक है, मतलब हमारे पास जो सामान पड़ी है हमारे बिजनेस में। हाँ जी, जो वो जिसको हम अभी सेल करने वाले या हमारे पास वो रखी हुई है, वो इन्वेंटरीज है। क्योंकि वो क्लोजिंग करंट स्टॉक। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे बिजनेस से चली जाएगी, हम उसको सेल आउट कर देंगे, इसलिए वो करंट एसेट में आती है। अब रिसीवेबल क्या होता है? रिसीवेबल इज लाइक, अब मान के चलो हमारे कुछ क्रेडिटर मतलब डेटर है जो जिनसे पैसे मिलने हैं। नहीं, हाँ, जो हमें नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, जो हम रिसीव करेंगे, जैसे कि हमने भी बिलिंग करवा रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी से हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स आएगा, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। मतलब हमारे पास 20 यूनिट या 25 यूनिट और आने वाले हैं कंपनी से, तो दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल, वो हम रिसीव करेंगे आई थिंक। हाँ, आइदर प्रोडक्ट और वो कैश मनी कुछ भी हो सकता है, दैट इज रिसीवेबल। और फिर लास्ट है कैश। कैश तो एवरीवन नोज कि हमारे बिजनेस में जो कैश रहता है अमाउंट। लिक्विड कैश होता है एक, तो मतलब वही है कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप कोई भी एसेट, लिक्विड एसेट कब होता है? जब वो इजिली कैश में ट्रांसफर कन्वर्ट हो जाता है 1 साल के अंदर। हाँ जी। तो एसेट में तो बहुत शॉर्ट सा पार्ट था, अभी बहुत सारी चीजें होती है एक्चुअली। ये तो नॉर्मल बिजनेस का बैलेंस शीट है, बस जो कंपनीज का बैलेंस शीट होता है वो काफी अलग होता है। ये 1 साल में हाँ, जो लिक्विड कैश वो चेंज हो जाता है, वो क्या स्टैंडर्ड टाइम है क्या? 1 ईयर? स्टैंडर्ड टाइम बोल लो, या फिर हम मानते कि विद इन 1 ईयर अगर कोई चीजें हैं तो उसको उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ करंट होती है, कुछ फिक्स चीजें होती है। तो फिक्स हम ओवर 1 और 2 पीरियड के ऊपर जो चीजें होती है उसको फिक्स मानते हैं, तो वैसे लिक्विड है। एंड लाइबिलिटीज हो गया या स्टार्ट करना है अभी? या स्टार्ट। करंट लाइबिलिटीज इज एज लाइक, जो करंट एसेट थी, करंट लाइबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म के लिए।
अब अकाउंट पेएबल है। अकाउंट पेएबल इज़ लाइक हमें अभी जैसे मैंने बताया कि वो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमें पे करना है, तो वो हमारी लायबिलिटी है। देन है शॉर्ट टर्म डेब्ट। अब डेब्ट क्या होता है? कंपनी ने लोन वगैरह ले रखा है जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, तो वो ये लोन वगैरह जो चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म वाली वो करंट लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं। देन है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में जो हमने मनी बोरो कर रखे हैं, किसी से भी बिज़नेस हो गया या फिर कोई इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए, बैंक हो गए, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। 1 ईयर से ज़्यादा है फॉर मेबी 5 ईयर, 10 ईयर हमने अपने उस मनी को अपने बिज़नेस में लगाया है या कहीं भी। तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाती है। देन यही है कि एसेट और लायबिलिटीज़ हमेशा सेम ही रहता है, उनके टोटल सेम होने चाहिए। एंड इक्विटी तो थोड़ी ये अभी कंपनीज़ वाली चीज़ें में आ जाती है। इक्विटी में शेयर कैपिटल होता है एंड रिटेन्ड अर्निंग होती है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी अकाउंट्स में। तो ओवरऑल यहाँ तक यही है कि ऑलवेज़ एसेट प्लस जो एसेट और लायबिलिटीज़ होती है वो सेम होती है। एंड एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई गेस ये कैपिटल इन्होंने शो नहीं किया, करना चाहिए था। हाँ, कैपिटल नहीं दे एस रखा, बहुत सारी कैपिटल चीज़ें मतलब नहीं दे इजी वर्ड में ये हो गया कि एसेट्स जो हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं उससे हमको मनी मिल रहा है। लायबिलिटी जिसको हमको पे करना है, दैट्स इट। हाँ सिंपल जी, वर्ड में यही बोल सकते हैं ना। हाँ जी। ये नहीं, अगर आप किसी सेल से अगर आपको मिला और सेल्स में आते हैं, एसेट मीन्स जहाँ नहीं से आप नहीं सेल जनरेट कर ब्रो सकते ब्रो हैं। ब्रो 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 आप हाँ पूरा बोलिए। एकदम डीपली मत जाओ। एसेट्स ओके का ओके। मतलब हो गया कि कोई चीज कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको अमाउंट या कुछ मनी मिलेगा। ओके। हाँ और वो आप लाइबिलिटी का करेंट मतलब एसेट ये में हो गया होगा। कि हमको पेंडिंग है उसको पे करना है। टर्म्स ऑफ हाँ एक सैलरी, टर्म्स ऑफ लाइसेंस, टर्म्स ऑफ व्हाटएवर। हाँ एक बोल सकते हैं, जो आपको जो मिल रहा है वो कैश और बैंक अकाउंट में, हाँ वो करेंट एसेट हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है, मगर जब सेल करने में मिलता है और सेल में आता है, ठीक है। मतलब इसलिए थोड़ा सा इजिली अंडरस्टैंडिंग करना है कि एग्जाम के टाइम में लिखा जा सके कुछ ना कुछ। हेलो। हमारा कुछ बट नोट नहीं हो एग्जाम रहा। के टाइम पे ना आप प्लीज सेल्स हम्म, मत लिखना। एक्चुअली में एसेट के टाइम पे ना मतलब वो सेल्स मत लिखना। उसकी जगह आप इन्वेंटरीज यूज करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जो हम इन्वेंट्री को ही सेल करते हैं, तो यू कैन यूज द टर्म इन्वेंट्री और हम्म स्टॉक। अनुज भाई एक बार हम्म मेन स्क्रीन पर लेकर आइएगा, जहाँ पर कौन सब सा हम लोग एक हैं। मिनट। कौन सा स्क्रीन पे? बैलेंस शीट वाला? नहीं 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 नहीं, मतलब एसेट। यहाँ पर एक मिनट नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, वेट। यहाँ पर अगर हम लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका था बेसिक टर्म्स क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज क्या बोलते हैं। तो अगर कोई हम एक से पूछें, अगर एक छोटा सा एग्जांपल से, तो पता चल जाएगा कि किसको कहाँ तक क्या समझ में, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ है। एग्जाम्पल में दूं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग को छोड़ के, अदर अच्छा। रेदर देन कोई, जो लोग बोल रहा था हम लोग को छोड़ के। एंड अंकिता को छोड़ के बेसिक इन्वेस्टमेंट बैंकर, उसके पास पक्का मिलेगा एग्जाम्पल। उसके अलावा ओके ओके, आई गॉट इट। तो यहाँ पर जैसे कि मनीषा वर्मा, मनीषा जी, हेलो। सो गई है मनीषा वर्मा जी। नहीं नहीं हो, देखिए देखो ये लोग है ना, रात हो गए See, तो हर कोई नहीं बोल पाता है रात को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप अ, पोस्ट कीजिए सर। विक्रमजीत मन्ना सर, वो अगर हाँ हैं तो हाँ हाँ, बोलिए एसेट को। आप ही एक एग्जांपल दे दीजिए, एसेट्स का लायबिलिटी से आपको क्या समझ में आया, आपका डेफिनेशन से। ठीक है, मैं बोलता हूँ। एसेट मतलब जहाँ से मेरा इनकम जनरेट हो सकता है, वो फर्नीचर होता है, मशीनरी होता है, लैंड होता है, जो भी जो मेरे बिजनेस में इनकम जनरेट कर सकता है, वो एसेट होता है। और लाइबिलिटी मतलब वो जिसमें हम लोग उधारी ले लिया, हमको चुकाना है। जैसे बैंक लोन होता है, क्रेडिटर, जहाँ से हम ऑलरेडी माल खरीदा है उसको पेमेंट करना है, तो
वो सारे इक्विटी शेयर, वो कैपिटल, वो एक्चुअली लाइबिलिटी है, बाद में उसको चुकाना पड़ रहा है। तो वन वर्ड्स में मतलब लाइबिलिटी हमको देना है और एसेट जहाँ से हमको इनकम जनरेट होता है, यही। या ठीक है। तो यहाँ तक मतलब क्लियर है कि एसेट्स मतलब जो हमारा है, जिससे हमको अर्निंग होने वाली है, या जो हमारा है, हमारा माने इन द सेंस ऑफ बिजनेस का है, कंपनी का है। लाइबिलिटीज वो जिसे हमको रिटर्न देना है, या जो हमारे पर एक बर्डन टाइप का है, जिसको हमको चलाना ही है, जिसको हम लोग अवॉइड, नॉन अवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एकदम क्लियर है? क्लियर। एकदम ऊपर में, ज्यादा डेप्थ में जाने का, सेल्स, इक्विटी, डिवेंचर, कैपिटल, बॉन्ड, कुछ जरूरत नहीं, उतना डेप्थ में अभी नहीं जाने से ही ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। इसके बाद हाँ जी, एमसीक्यू स्टार्ट है, मुझे लग रहा है कुछ मिस ना हुआ हो। नहीं नहीं, इसमें ना अभी 2 पॉइंट और है मेरे ख्याल से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इसमें। इसमें आपको मेंशन करना है एक कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपैरेटिबिलिटी, ये एंड रिलायबिलिटी, ये 4 चीजें है और इसके अंदर। ओके ओके, आप एक बार शेयर कर ओके। दो। मैं आपको शेयर ये कर, तो मैं I चाहता brief a little bit more like that. just a second, first I will share the screenshot, okay, and then I will tell you about that as well. All right. अवध जी, आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, अगर आपके पास है तो कंटेंट। गाइस एक्चुअली है ना, मेरे पास एक सजेशन था इसको लेके, अकाउंट्स को लेके, कि है ना मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे नॉन फाइनेंशियल मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उन लोग को है ना ये फाइनेंशियल टर्म्स, मतलब जो कैपिटल होता है, ड्राइंग होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सारी चीजों में बहुत इश्यू होगा, उन लोग को नहीं समझ में आएगा। तो है ना ऐसा हो ना, तो हम लोग जो भी मतलब हम लोग का जो बैलेंस शीट बनता है, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है, तो उसके अंदर जो भी चीजें आती है ना, उसको पहले हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर उसके बाद है ना, जो प्रॉपर एक बैलेंस शीट बनती है ना, और एक बैलेंस शीट में क्या क्या कहाँ कहाँ पे एंट्रीज होती है ना, वो अगर एक बार बता देंगे तो सबको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे हम लोग रुक के ये बताएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएंगे, फिर ये बताएंगे, फिर वहां जाएंगे ना, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना वो चीज को लेके, तो उसके बाद हम लोग उसके एंट्रीज भी बता देंगे ना, तो वो बहुत सिंपल होगा। एज ये माई आइडिया अच्छा है। सजेशन, ओके, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, आइडिया अच्छा है, इसको प्रोसीड किया जा सकता है। हेलो। क्योंकि नाइस हम अंकिता। वन में है क्या, यूनिट 1 में क्या क्या है ये है। यूनिट 1 में तो ये नहीं है, लेकिन मतलब तो आज हम लोग बेसिक आइडिया लेंगे और यूनिट 2 में कल हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करके यहाँ पे घुसेंगे, क्योंकि वहाँ पे लेकिन किसी एक को, आप लोगों में से किसी एक को हो सकता है ये करे, साक्षी करे या आकाश भाई करो, आप लोग एकदम डायरेक्ट मतलब क्या बोले, अगर डेस्कटॉप में करना है, लैपटॉप में करना है, मोबाइल में करना, मोबाइल में तो होगा नहीं, तो एटलीस्ट मतलब डायरेक्ट पेपर पेन लेके ही उसको बैक कैमरा करके दिखाओ कि ऐसे करके खोलो, कैसे मतलब बैलेंस शीट का एकदम तैयारी वहां पे लिख लिख के समझाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत कोई यहाँ पे चैप्टर 2 एकदम। से तो वही प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, हाँ जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट अभी स्टार्ट होगा। अभी हम बस बेसिक ओवरव्यू, अकाउंटिंग, उसके थोड़े डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो आप लोग वो मत सोचो कि अरे हमें तो टर्म्स ही नहीं पता है, टर्म्स आएंगे अभी जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे ना, जर्नल एंट्रीज वगैरह, तो उसमें जो भी सारी चीजें आएंगी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी बस ये यूनिट 1 है, सो हम बस अभी ओवरव्यू ही डिस्कस किया है अकाउंटिंग का। हाँ, और ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो गया है। मतलब यूनिट 1 में जो भी मैं देख रहा हूँ ना, वो लगभग लगभग हमने 90% हमने कवर्स कर लिया, बस ये स्टैंडर्ड्स रह गए हैं, बाकी सारा तो हाँ, ऑलमोस्ट कवर हो टर्म्स गया है। तो और उधर बहुत बड़ा पार्ट है, बट आप शेयर करो एक बार। मैंने चैट में डाल दिया है, प्लीज चेक कर लीजिए। और या एक चैट में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हाँ, ये तो बस वही वही है ना? हाँ, हाँ, तो बस ये 2 रह गया है, बाकी सब हो गया है कवर ऑलमोस्ट।
और ओके फ्रेंकली माने ट्रांसपेरेंसी, बैकग्राउंड में, रिलायबिलिटी। हाँ आकाश, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो बस मैं तो एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो ये एक्सप्लेन अगर कोई कर देगा दैट विल बी मच मोर बेटर। शॉर्ट में ये कुछ नहीं, सिंपल है कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं ना, तो वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि हमारे ICAI जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इशू करते हैं, ठीक है। तो वो जो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अराउंड 20 या 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो जो भी सारी चीजें होती है ना, लाइक डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, इन्वेंट्रीज का, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में गाइडेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही हो सकती है। अगर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये दिया है कि हम ये पर्टिकुलर मेथड यूज करेंगे, तो हम पर्टिकुलर मेथड ही यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ओके, बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल सेट कर रखे हैं कि उन प्रिंसिपल्स को यूज करके ही आपको पूरा प्रोसेस करना है, आई थिंक। हाँ जी। ठीक है, जैसे आपके perfect. साइंस में रहता है ना कि बिल्कुल। सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे आपका हाँ केमिस्ट्री का हाँ, होता वही है, मैं समझ गया, जैसे एक समझ गया, पर्टिकुलर समझ गया। उसकी बेसिस पे क्रिएट करना है, तो हाँ इसमें भी कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी उन चीजों को फॉलो जैसे करने के लिए। इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्रीज से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसका भी दिया हुआ है, उसमें भी मेथड है कि लिफो फिफो, ये सब बहुत सारी चीजें इन डेप्थ अगर पढ़ो तो बहुत चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। बट बेसिकली यही है कि हमें वहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ वो प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग आवर अकाउंटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन, थैंक यू सो मच। एंड काफी सारी चीजें होंगी जो सेल्स पर्सन एंड ऑल डे टू डे बिजनेस लाइफ में यूज करते हैं प्रोफेशनल स्पेस में, मे भी उनको पता ही नहीं होगा कि उन्हें भी थोड़ा बहुत आता है। बिकॉज मैंने भी 12th के बाद तो अपना टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में किया, फिर फ्रंट ऑफिस में वर्क किया, फिर तो मैंने अपना लाइन चेंज करना, तो थोड़ा मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा था, वहाँ पे नंबर्स का था, रिवेन्यू का। अंजज भाई तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रहा है समझ? हाँ जी, आ रही है। हाँ अभी लाइक ठीक है। मैंने भी 12th के हाँ बाद जी। था, मैंने भी अपना टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में किया था, फिर मैंने फ्रंट ऑफिस से वर्क किया, वहाँ पे रिवेन्यू नंबर नेट ऑडिट था, ये सब चीजें। तो मेरे को वहां से फाइनेंस में आया था इंटरेस्ट, तो फिर मैंने टैली का कोर्स किया और अब MBA। तो मुझे भी हर चीज नहीं पता, बट टैली एंड अकाउंट्स पढ़ते हुए मुझे पता चल रहा है काफी सारी ऐसे टर्म्स है, जैसे फीफो लीफो, जो स्पेशली इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पढ़ते हैं हम लोग। ये चीजें तो प्रैक्टिकल भी यूज होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग लाइफ में अकाउंट्स को यूज कर रहे हैं। अगर उसको हम कोरिलेट करेंगे ना प्रैक्टिकल लाइफ से कि हम कैसे कर रहे हैं, तो हमें जल्दी समझ आएगा थोड़ा। सबसे अच्छा वही तरीका है। एग्जैक्टली। ओके, तो ये पार्ट हमारा क्लियर है, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपैरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, तो दिख रहा है तो सबको? हाँ हाँ, दिख रहा है। ओके ठीक है। अभी हम फर्स्ट पॉइंट ही देखे कि वो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल सेट करता है। अभी सेकंड पॉइंट है कि ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी किस टर्म में? हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या हम कंसिस्टेंट हैं? अब जैसे हमने अभी इतना डेप्रिसिएशन के बारे में बोला कि इसमें ये मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, WDV रिटर्न डाउन है, तो अगर हम पिछले ईयर स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, इस साल हमने चेंज कर लिया, या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, पिछले साल कुछ और मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो वैसे हमेशा चेंज नहीं करना होता है। अगर चेंज कर रहे हो तो आप अपने फिनेंशियल जो भी बैलेंस शीट है उसके नीचे आप उसको अलग से नोट्स टू अकाउंट में लिखते हो कि आपने ये मेजर चीजें की है। बट हम ये लेके चलते हैं ना कि हम जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड, हम उसको ओवर द टाइम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमको इंश्योर करना होता है। देन है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बोले तो कि हमारे ना कुछ भी टर्म्स ऐसे एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, कि मतलब हमारे जो भी वर्ड्स नंबर्स लिखे हैं ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट, यूजर को बिल्कुल हम अपने सही फिगर्स दिखाए, ऐसा कुछ भी छुपाए नहीं यूजर से। हमारी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं। देन है कि कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी क्या होता है कि हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे हमारा जो बैलेंस शीट है वो ना कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा इस ईयर का फिनेंशियल ईयर 24-25 का बैलेंस शीट है, उसको हम फिनेंशियल ईयर 25-26 से कंपेयर कर सके,
ये तो बैलेंस शीट के टर्म्स में हो गया। इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम कंपेयर करके हम अपना एक एस्टिमेट बनाते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, या फिर हम अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और सिमिलर बिजनेस के साथ भी कंपेयर करते हैं कि हम क्या कंपटीशन में है। तो वो चीजें भी होनी चाहिए कि हाँ ये इंश्योर करो। ऐसा तो नहीं है कि हम अकाउंट इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है, आउट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे कोई और है, वहाँ पे इंड AS फॉलो होता है, वहाँ के अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है। तो हम कुछ और यूज कर रहे हैं, हमारे सिमिलर बिजनेस कुछ और यूज कर रहे हैं, तो वो एक पेज पे लाके हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कंपेरेबिलिटी को भी इंश्योर करना होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी। रिलायबल होनी चाहिए हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो भरोसेमंद होनी चाहिए। बोले तो अगर हम कुछ भी उसमें दे रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, तो यूजर उस पर अच्छे से रिलायबल कर सके। वो है कि जो अकाउंटिंग होती है ना, ये अकाउंटिंग प्रोसेस, ये कभी भी फ्यूचर एस्टिमेट नहीं करती है कि आपका फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। इसके लिए वो फिर हम फाइनेंस में चले जाते हैं, वहां पे उनकी कैलकुलेशन होती है। अकाउंटिंग इज जस्ट नंबर्स एंड फिगर्स, जो कि आपको आपके बैलेंस शीट, PNL वगैरह में दिखता है। तो अगर इस पे रिलायबल होनी चाहिए, बट ये भी नहीं कि आप बोलो कि अगर आपका प्रॉफिट अभी ये दिख रहा है, इस ट्रेंड के हिसाब से आपका नेक्स्ट 5 ईयर में प्रॉफिट ही होता जाएगा, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग से। तो दिस वाज सेकंड पॉइंट। समझ में आया? यस, मतलब कि हमें जो है इंश्योर करना है कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपैरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। माने हमें जो फॉलो हम कर रहे हैं उसमें हमको कंसिस्टेंट होना है, माने उसी प्रोसेस को और उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि चीजों को एकदम इजी टू अंडरस्टैंड वे में और एकदम क्लियर रखना है। ऐसा ना लगे अथॉरिटीज को या गवर्नमेंट बॉडीज को या मैनेजमेंट को कि चीजों को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है या कुछ हाइड आउट करने का कोशिश किया जा रहा है बाय शोइंग नंबर्स एंड बाय शोइंग एक्सक्यूजेस। ऐसा भी ना हो। कंपेरेबिलिटी माने कि ऐसा ना हो कि हम लोग एक मतलब क्या बोलते हैं, एक इनलॉजिकल टाइप का कंपेयर करेंगे। यू चाइना का बिजनेस से यहाँ का, चाइना का जो पॉलिसी है वो यहाँ का अकाउंटिंग पॉलिसी और वहाँ का अकाउंटिंग पॉलिसी से हम लोग कंपेयर कर दें। उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, उनका अपना एक तरीका है, हम लोग का अपना एक स्टैंडर्ड है, एक तरीका है। तो वो कंपेरेबिलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बेकार का कंपेरेबिलिटी हो जाएगा। एंड रिलायबिलिटी माने जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हम चीज पे फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, या जो भी हम कर रहे हैं वो रिलायबल हो। ऐसा ना हो कि वो कि टाइम वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा हो, वो बहुत ज्यादा उसमें एरर्स आ रहा हो, तो वो रिलायबिलिटी अगर वैसा रहेगा तो रिलायबिलिटी नहीं रहेगा ना। अगर वो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा एक हमारा एक ये बन जाएगा कि भाई ये लोग जब करता है तो गलत ही करता है। एक फेस वैल्यू भी ये होता है कंपनी का कि नहीं, अगर रिलायबिलिटी नहीं होगा तो ऐसा हम लोग प्रिंसिपल को या सिस्टम को यूज ही नहीं करेंगे जो रिलायबल ही ना हो, फिर इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सब कोई का क्लियर है, समझ में आया सबको? यस, अभी तक तो आ गया। डन। हाँ क्लियर है। ओके ओके। टू मेन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनली फाइनेंस रिपोर्ट कैसे करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनली यूज्ड इन 100+ कंट्रीज, इंश्योर ग्लोबल कॉम्पैक्टिबिलिटी। ये एक संस्था है जो कि एक स्टैंडर्ड्स यानी प्रिंसिपल्स को सेट करती है कि किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे शो करना चाहिए या बनाना चाहिए। 100+ कंट्रीज इसको मानती हैं और इसमें इंडिया भी है। इंश्योर ग्लोबल कॉम्पैक्टिबिलिटी, GAPP यूज्ड मेनली इन द USA, रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क। USA की संस्था है GAPP। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इज No, आई एम it's नॉट रॉन्ग, राइट? accepted accounting It was, principles. I think, यस यस। Generally accounting accepted general. principles. Oh, Yes. generally जनरली accounting एक्सेप्टेड accepted अकाउंटिंग प्रिंसिपल। principles. पहले Okay. एक्सेप्टेड है Thank कि you. अकाउंटिंग है? पहले Accounting पहले पहले है, Generally एक्सेप्टेड general accepted एक्सेप्टेड है, पहले accounting Accepted. principles, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर। जो कि generally accepted है accounting principles, जो कि generally accepted है, used mainly in the US। ये USA में ज्यादा used होता है। rules based framework, rules based framework है इसका। बहुत सारा इसमें rules है, बहुत सारा regulations है, उसी के बेस्ड पे ये framework है कि इसी rules में आपको करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से। तो ये अब दो एक देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंडिया में ऐसा है कि
मेनली तो नॉर्मली सारे बिजनेस कंपनीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है। अभी बैलेंस शीट नॉर्मली बना रहे तो वो तो नॉर्मल बन जाता है, बट ये जो कंपनीज के बैलेंस शीट होते हैं ना, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनते हैं, ऐसे जो वर्टिकल होते हैं बैलेंस शीट, वो बहुत ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके होता है। बट अभी ना कुछ बहुत सारी कंपनीज है जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, इवन इन इंडिया, तो वहां पे ना आप एएस यूज करने की जगह आप ये गैप यूज करते हो, वहां पे गैप चलता है, जो कि यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ऐसा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर था, तो हम लोग डायरेक्ट अब एमसीक्यू में आ जाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ वेट, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अगर है तो? अनुज, हेलो अनुज भाई, यस, आप स्क्रीन शेयर करके एमसीक्यू का जो पार्ट था उसको ये कर दीजिए। allow me a minute. सॉरी। हेलो आकांक्षा क्या सो गई क्या? हेलो, हाँ हाँ हेलो, अनुज भाई, बोलो बोलो बोलो। तो आंसर देंगे लेकिन रीजन भी बताएंगे, थोड़ा इस तरह से रखेंगे। हाँ, और आकांक्षा सो गई क्या? नहीं यार, जग रही हूँ मैं, मेरी नहीं आवाज नहीं, नहीं वो निकल रही है थी। है एमसीक्यू पूरा पार्ट। जीएपीपी, पूरा जीएपीपी उसने दे दिया है चैट पे। थैंक यू। आकांक्षा, ओवर टू यू। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, मैं पानी देने गया। आंसर बोलना है क्या? समझाना भी है। लास्ट टाइम हमने जैसे किया था वैसे वाला एमसीक्यू अगर होता तो ज्यादा बेटर रहता ना। एक सेकंड। ऐसा ही किया हुआ है, देखो नीचे आंसर दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाना, वहाँ पे आंसर दिया बट हुआ है। रीजन खुद से देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वो नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। पहले आंसर्स गेस करो, इसको 10 मिनट में खत्म करो, 12-15 तक आज हो जाना चाहिए। बहुत किसी का नींद में प्रॉब्लम हो रहा है। वही पहला क्वेश्चन कंसेप्चुअल है तो देने लॉजिक होना चाहिए, लगा रहे हैं। पता है तुम बहुत बड़ा पढ़ाकू हो। यहीं पे पढ़ते हैं। Bookkeeping involves A. Record and classifying transactions only. B. Interpreting financial result. C. Preparing financial statements. And D. Auditing accounts. Bookkeeping में क्या इन्वॉल्व है इन चार में से? recording and classification of ऑप्शन ए, transaction. ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिक। तो आंसर भी आकांक्षा दे गया, आई होप कि सबको ही दे सकते हैं आंसर। नहीं, आकांक्षा के पास तो आंसर है इसका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ, ऑप्शन ए है इसका। ऑप्शन बाकी 3 क्यों नहीं हो सकते, कोई बता सकता है? एक्सेप्ट आकांक्षा, अंकिता एंड एग्जैक्टली, मैं ऑल। भी ये पूछने वाली थी, अगर आप एक आंसर सही बोल रहे हो तो आप ये भी बताओ कि बाकी आंसर क्यों नहीं सही और वो किस में आते हैं। बट एक्सेप्ट अंकिता, शी नोस। तो कोई और बताओ क्यों नहीं है, जिसने कुछ जो बोल सकते हैं लेकिन उन्होंने भाई बोला अंकिता नहीं। को ही नहीं आता, बाकी सबको आता है, मैं बता रहा हूँ तुझे। ये करेक्ट ठीक है, मैं बोलता हूँ। बुक कीपिंग एक्चुअली अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है। जब आप कोई ट्रांजैक्शन हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो, आप डिसाइड कर रहा है, तो एक स्टेटमेंट करके आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, जैसे जर्नल बोलता है।
इसलिए रिकॉर्डिंग को बुक कीपिंग का फर्स्ट स्टेप है एंड क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफाई मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी हिसाब से, डेट हिसाब से, डेबिट क्रेडिट हिसाब से उसको क्लासिफाई करके उसको स्टेटमेंट हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये होता है बुक कीपिंग। और इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट और जो भी है वो बुक कीपिंग का बाद का चीज है। तो एक्चुअली अकाउंटिंग में आते हैं जो पहले जो स्टार्ट होता है अकाउंटिंग और स्टार्ट फ्रॉम द बुक कीपिंग। एंड इसमें और भी एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑडिट। ऑडिट तो अकाउंट का पार्ट ही नहीं है डायरेक्टली। ऑडिट होता है जब अकाउंट जो सही से हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करने के लिए, और अकाउंटिंग का बाद का प्रोसेस होता है। परफेक्ट, आई ग्रेट कंप्लीटली भाई, एग्री। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। एंड इसी तरह आई रिक्वेस्ट कि जितने लोग बोल सकते हैं, आई एग्री रात के टाइम पे सब तो नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, लेकिन जितने लोग कर सकते हैं अलग अलग बार करो, तो चैट बॉक्स में कम से कम आंसर लिखते जाओ। अगर तुम बोल नहीं सकते हो चैट बॉक्स पे तो एटलीस्ट लिख दो, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस में भी लिख देते हैं, तो हम ही पता चलता है हाँ लोग जागे हुए हैं, सो नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। accounting definition. Accounting is permanent primary process of identifying, measuring and All the viewers to please type the answer in the chat box. कम से कम चैट बॉक्स में तो लिख दो जो लोग बोल नहीं सकते। हम 3 मिनट का टाइम देते हैं, नहीं 1 मिनट इज नो फाइनल। लोग में से कोई पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, हो सकता है किसी को दिख भी नहीं पाए। Accounting is primarily the process of ऑप्शन A. Identifying, Option measuring, A. and communicating economic information. B. Managing daily operations. C. Hiring staff. D. Marketing product. So accounting के प्रोसेस में फर्स्ट प्राइमरी क्या प्रोसेस आती है? उसमें ऑप्शन ए का एक्सप्लेनेशन में मैं Option कुछ बोला A. है। ऑप्शन ए क्या है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। Daily operations for accounting. और कोई? और किसी के पास है आंसर इसका? ए ही होगा, Like बी तो हो ही explanation, नहीं सकता। answer is Option there, A. explanation. इसका जो पॉइंट्स है 8 पॉइंट्स है। पहला आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, पांचवा ग्राफ, छठा एनालाइजिंग, सातवां इंटरप्रेटिंग और आवाज नहीं आ आठवां रही है भाई। गेटिंग। ये 8 पार्ट्स हैं बेसिकली इसके 8 प्रोसेस का कंप्लीट जो अकाउंटिंग प्रोसेस में एक्चुअली 8 पार्ट्स हैं इसमें। इसमें तो मेंशन आपके 4 या 5 मेंशन कर रखे हैं, इसके अंदर 8 पार्ट्स हैं एक्चुअली। इसका एक अकाउंटिंग साइकिल होता है जो स्टार्टिंग आई थिंक फ्रॉम आइडेंटिफाई देन रिकॉर्डिंग। राइट, एक्चुअली उन्होंने ना बाकी के जो बीच के 4-5 पॉइंट्स है ना उन्होंने मेजरिंग में ही डाल दिया, क्योंकि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वो सारी चीजें मेजरिंग के अंदर ही आ जाती है, तो इसलिए ऐसे। रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग मेंशन नहीं किया है लोग। हाँ जी, लूप होल है, ओके, कुछ नहीं कर सकते। A is the ओके, correct मतलब answer. मेजोरिटी ए पर ही जा रहा है, तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग का प्राइमरी ये प्रोसेस होता है। अगला ठीक है। आंसर हमारा जो रेगुलर बोल रहे हैं विक्रम जी सर के अलावा और देगा, उन्होंने कॉन्टिन्यू शब्द होती है, जब 5-6 लोग का ग्रुप स्टडी नहीं हो रहा है, 34% का है, कम से कम 10 तो बोले ना, ये तो हम 5-6 लोग ही पढ़ सकते हैं, तो अलग अलग लोग आए। आई रिक्वेस्ट। Next question, please. Father of accounting. Father of accounting. Who is known as the father of accounting?
लॉजिक नहीं लुका चाहिए, बस आंसर बता दो। पैसियोली, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य, वॉरेन बफेट। लूसा, चाणक्य, लू लूका I hope. लूका पकोली, आंसर बहुत सिंपल है, लूका चंद्रगुप्त पकोली मौर्य। ये वॉरेन बफेट तो किसी का सीईओ है, ये इसी का फूड चेन का इन्वेस्टर था ये तो, यही है। इन्वेस्टर था। तो लूका पकोली अगर इन्वेस्टर, चंद्रगुप्त मौर्य या पूरी तो बहुत पुराने हो गए। वॉरेन बफेट कुछ इन्वेस्टर था या कुछ ऐसे ही था। तो इंडियन वालों को फादर तो देंगे नहीं, ये है। लूका ये है पकोली आ गया, लूका पे सिंपल है चाणक्य ऐसा लग रहा है, चाणक्य। ना। मॉडर्न ऑप्शन अकाउंटिंग है। चाणक्य अपना ने जो लिखी थी पुराना ना चाणक्य, मैंने तो लेकिन अर्थशास्त्र यार, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अकाउंटिंग में अच्छा खासा चाणक्य योगदान नीति दिया पे है, पहुंच ऐसा गए। मत बोलना। चाणक्य ने भी उसमें दिया हुआ है। एक्चुअली चाणक्य अकाउंट दिया ने हुआ दिया फादर है ऑफ एक्चुअली। मॉडर्न अकाउंटिंग बताना है। क्यों है हाँ, लुका मॉडर्न तो मॉडर्न, ओके, मॉडर्न तो पैसियोली? थी मॉडर्न, ना, मॉडर्न, लूका था मेरा मॉडर्न। मॉडर्न में कॉली लूका होगा, पैकॉली सॉरी। लूका है। लूका इतना मॉडर्न था पैकॉली। ना, इसीलिए लूका का बट ये मैं है। एक चीज बता दूं, जो आप बोल रहे हो ना लूका, वो ना इटालियन मैथमेटिशियन भी थे। हाँ, तो इसीलिए लूका मॉडर्न भी थे ना, ये है इसलिए। लूका जी। से हमने कर लिया है। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य इटली के पहले के थे, तो वो नहीं होगा। लूका इटली में था, इटली के बाद का आदमी था, तो वो होगा। इन्होंने चंद्रगुप्त तो मौर्य रोम आई थिंक रोम में थे, रोम में। 1494 में ही अपनी अकाउंटिंग की बुक, फर्स्ट बुक पब्लिश की थी, जो कि मर्चेंट लोगों के लिए थी। 1494। तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो क्या साक्षी? नहीं। मुझे लगा। A is the correct answer. How many steps are in accounting process described? तो 8 तो एट बता रहा था। आई प्रोसेस थिंक 8 हम 5, लोग पढ़े हैं। 3, 10. 8. जो भी आंसर हमें बताएगा ना अभी, उसका स्टेप्स भी बतानी है साथ में, उससे रिवाइज हो जाएगा। डरना मत, पेपर नहीं है, बट जो भी रिप्लाई देगा उसको सारे के सारे स्टेप्स भी 8 होगा, बताने हैं। आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग। नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं यार, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेशन और लास्ट समथिंग कम्युनिकेशन, आई थिंक। Communicating. कम्युनिकेटिंग, यस, कम्युनिकेशन, चैट बॉक्स कम्युनिकेशन। मैं अभी देख नहीं सकता, बट कोई चैट बॉक्स पे लिख दो, फिर पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं ना सबको पता 8 होगा, लेकिन 8 के अंदर कौन से प्रोसेस है वो कोई चैट बॉक्स पे लिख दो, एकदम एग्जैक्ट 8। ब्रो, the one MCQ time is 1 minute. How to write the details? बट रिवाइज इट फॉर। देन नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bookkeeping ends where accounting begins, because bookkeeping बताना है। only records transaction, interprets data, prepare budgets, or D handles taxes. Only records. A, only records Only transactions. records, right? क्यों होगा? Why? क्यों? If there is only A, then why? बुक कीपिंग का एक्चुअली मतलब वही होता है कि रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को। रॉ और डेटा है मुझे वो, ऐसा लगता है सबके इनिशियली आंसर स्टेज ए पे ही राइटिंग है करना। क्या? सब ए ही है। नहीं बहन, तुम नहीं बहन, तुम नहीं, और लोगों को मौका दो। बी हम सी डी लोगों को क्यों नहीं छोड़ हो के। सकता? फिर मुझे ये बता दो, बी क्यों नहीं हो सकता? जिसने अभी तक ना बोला उनमें से कोई एक बताओ, बी क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों नहीं हो सकता, डी क्यों नहीं लगा सकता? क्लासिफिकेशन में आएगा, सेकंड या थर्ड स्टेप में आता है वो, जनरल अवेयरनेस में। ये बैलेंस शीट में आएगा, इंटरप्रेटिंग करने में डाटा। बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग। दैट्स द पॉइंट क्यों पूछा था, ताकि रिवाइज हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं इसी खुशी में। अंकिता बताइए अगला, अंकिता एक्टिव बता। क्या है? अरे सेबी की फुल फॉर्म बताओ उससे पहले। Security Exchange Board of Directors. 7 करोड़ बढ़िया। The main objective of accounting is for
It's not board of director, it's board of India. इतना गंदे एमसीक्यू है ना, माँ कसम आंसर एकदम करेक्ट सामने सामने। सही है एकदम बढ़िया वाला एमसीक्यू है ये, एकदम कंफ्यूज के करने वाला। आंसर सबके आंसर ए ही है क्या? इसका सी है, ट्रेन एम्प्लॉइज। इतना आसान पेपर तो कभी बैंक की क्लर्क का भी नहीं आया होगा, इतने आसान एमसीक्यू जितने इनके हैं। भाई अगर ऑप्शन सी है तो ऑप्शन बी क्यों नहीं है? व्हाई नॉट इट डिजाइन प्रोडक्ट्स? या डिजाइनिंग नहीं मोस्ट आती रेलिवेंट तो बाय इक्विपमेंट्स भी हो सकता है ना, ऑप्शन डी भी मोस्ट हाँ सही बात, मैं रेलिवेंट है, डी के साथ हूँ मैं। क्योंकि हमें पता रहेगा हमारे पास कितना माल है कंपनी के पास, तब हम जान पाएंगे कि इक्विपमेंट्स लेना है या नहीं। आंसर ए हो सकता है, सही टू मीट पकड़ेगा, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स लाइक सेबी, क्योंकि हमने सही ऑब्जेक्टिव पकड़ेगा। में यहाँ तो पढ़ा था। बोर्ड ऑफ मार्केट में जब आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड होता है तो इन्वेस्टर को जानना होता है कि हम क्यों लगाएं, तो उसके अंदर आते रिक्वायरमेंट्स में, तो उससे पहला पॉइंट हो सकता है। अंकिता तू बता क्या है, यही है? सही बता रहा है जैन भाई? ठीक है, मैं डिस्कस द करता मेन हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग टू ये ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जब आप ए अकाउंटिंग तो कर रहा है, पूरा प्रोसेस आप दे रहा है अकाउंटिंग का। यहाँ पर देख लीजिए, डिजाइन प्रोडक्ट, ट्रेन एम्प्लॉय, वो तो अकाउंटिंग का पार्ट ही नहीं है, वो तो आपका कोई प्रोडक्ट रिलेटेड। और बाय इक्विपमेंट, अगर आप जब अकाउंटिंग करेंगे उसमें ही बाय इक्विपमेंट आएंगे। कितना परचेस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का पार्ट है, एक पार्ट है, पूरा पार्ट नहीं है। पूरा पार्ट तब होगा जब आप पूरा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट करेंगे, वो पूरा अकाउंटिंग का पार्ट है। वही ईयर एंड में सेबी के पास जाता है। इसलिए जो बोल रहा है कि बाय इक्विपमेंट ये फिनेंशियल पार्ट है। अब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मगर अकाउंटिंग पूरा चीज के लिए करता है, नॉट बाय। सेल भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सूटेबल। एंड अगर समझना है एक्चुअली ये सब जो होता है ना, ये सब है ना जो लीगल टर्म से जुड़ा होता है, अकाउंटिंग भी है ना टोटली लीगल टर्म से रहता है। ये सारे सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं इसमें। यस, एंड लेमन लैंग्वेज के हिसाब से बताता हूँ, लेमन हूँ, मेरे पास सेबी के अंदर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे टर्म्स आएगा, तो मैं अगर इन्वेस्टर हूँ मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा ना जब मेरे को टर्म्स होंगे, तो सेबी कहीं ना कहीं उससे आता है, इंटरलिंक शेयर मार्केट। तो अगर तुक्का भी मारना हो तो ये तुक्का मार सकते हो। सबसे अच्छा एमसीक्यू पहला जो मुझे लगा होगा अभी तक के सही बात जितने भी सही। आए हैं, तुक्का मार सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है। बाकी को एलिमिनेट करते जाओ, कोई ऐसा पॉइंट मीट नहीं होता। यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, यहाँ पे सेबी का फुल फॉर्म कौन कौन बता पाएंगे? सिक्योरिटी करके बताया किसी बहन ने अभी मेरी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, बी ई का नहीं पता था, बी आई तो पता था। बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी ई नहीं पता था, बस सिक्योरिटी। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। सेन भाई सर्टिफिकेट चाहिए, इतना भारी वो दिया हमने आंसर। रोशा तो चुप रहा। राशन कार्ड लाओ, तुम्हारा सर्टिफिकेट तैयार है। मेरे नाम पे बन नहीं रहा ना अभी, आजकल लेडीज अरे के यार नेम पे बनता है। गाइस 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 हमारे प्लीज पूरी फैमिली कंप्लीट को इट। नहीं है। गाइस आप लोगों की छुट्टी, हम लोगों की ड्यूटी है यार, खत्म करो प्लीज। मैं भी आपके साथ वाला ही हूँ, मैं भी ड्यूटी वाला ही हूँ यार। तो भी बैक बेंचर जैसी हरकतें कर रहे हो यार बैठे बैठे। मुझे भी मी सोना आल्सो है। खत्म करो यार, Already चलो। 12. सेवेंथ इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्राइमरीली इंक्लूड्स A. Management at all levels. B. Government agencies only. C. Competitors. D. Suppliers. A. Management of all levels. ए आएगा, प्राइमरी है ना। फिर से ये होगा, कॉम्पिटिटर बाहर का, सप्लायर बाहर का, गवर्नमेंट बाहर का है। बेकार एग्जांपल, इंटरनल यूजर एक ही बनता है, मैनेजमेंट एट ऑल लेवल। Correct. Next. ये From थोड़ा limitation. मीडियम है। A key limitation of accounting is that it
A. Ignore non-monetary events. B. Record all events perfectly. C. Avoid estimates. D. Prevent manipulations. इसका भी यही होगा, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को नहीं करता। एस्टिमेट्स तो बनता है इसमें ऑप्शन ए। बैलेंस शीट की बेसिस पे या कैश फ्लो बेसिस पे। मैनिपुलेशन भी होती है। भाई इस एमसीक्यू में सभी का आंसर नहीं, ए ही है क्या? मेरे को भी लग रहा है। ये खत्म होगा ना, उसके बाद बताती हूँ मैं। नेक्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगले का भी ए ले लेना। सबका ये आ रहा है क्या? रोशा तो चुप रहे, हाँ, तुक्का मत मार। लगता है ऑप्शन Fixed asset are those held for. Fixed Fixed assets are those held for long-term use in production. B. Sale within a year. C. Immediate cash conversion. D. Personal use. Option A. A is the वापस correct. ए ही जा रहा है। अब तो बाकी कंफर्म तो हो शॉर्ट गया। अगली बार जब एमसीक्यू लिखेंगे ना तो डिफिकल्ट वर्ड को ऐड करेंगे, तब जाके थोड़ा अच्छा लेवल आएगा। इन्होंने सर्च किया होगा कि ये एमसीक्यू बहुत में ज्यादा ये करेक्ट। सिंपल एमसीक्यूज है। कल से MCQs में बना के दो। हाँ मतलब थ्योरी अगर थोड़े हमने सिंपल वर्ड्स में पढ़े, एटलीस्ट एमसीक्यू तो लेवल की होनी चाहिए जो एग्जाम में ऐसा हो। इसमें ये MCQs पता नहीं क्यों ऐसे हैं कि इसके सारे आंसर ए हैं। ए के एल्गोरिथम अलावा है कोई हमें कुछ तो मतलब डालना पड़ेगा जब एमसीक्यू कर रहे हैं ना। कोई की पॉइंट अगर अगर प्रॉपर नहीं डालने पे ऐसे आ जाता है। मैंने जो लास्ट टाइम बनाया था ना, आई विल मेक दैट काइंड ऑफ हाँ MCQs। सो वो सही उसकी था। वजह से अगर हम आंसर पे क्लिक कर रहे हैं तो वो ये ऑप्शन भी एमसीक्यू आपको का एक्सप्लेन कर देगा। ये एमसीक्यू का सारा आंसर ए इसलिए है क्योंकि ये एमसीक्यू अनुज आज अपना स्क्रीन पे शेयर कर रहा है, इसलिए सब ए आ ही जा वाओ, रहा है। व्हाट अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। इससे Applause. आपको भी व्हाट आइडिया। तभी अनुज चलो का भाई लेट हो रहा है, मुझे कल ऑफिस यही जाना भाई करा इनको है। सर्टिफिकेट जरूर देना। अच्छा लास्ट का क्या होगा, अपने बोल अकॉर्डिंग के सेट जाओ कर भाई। लिया। A asset क्या is है? equal to liability plus वाह ए C. ये खत्म है। सही है। आप सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा अनुज की तरफ से। सबकी प्लीज सबकी ए अपना ग्रेड अपना आई है भाई। अपना अपना नाम और रोल नंबर चैट बॉक्स में डाल। सब ए ग्रेड से 10th पास का हो गए भाई आंसर तुम। क्या है? 10th का आंसर क्या है? ए ही है। assets is ए equal to liabilities plus equity. इक्विटी अरे रोल नंबर 1 भाई साहब, करेक्ट अब मैं आंसर है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। मेरे को कोई टाइम बता सकता है खत्म हो इक्विटी गया अब? क्या होता है? हाँ जी, बस हो लास्ट गया। चीज है, if someone can explain what is equity. इक्विटी कंपनी के लिए कैपिटल होता है। नहीं, हिस्सेदारी की इक्विटी इज ओनरशिप होती है इक्विटी एक तरीके से। आपके पास कितनी इक्विटी आपकी है, कितने आपने पूरे मार्केट में। परसेंटेज शेयर का मतलब कंपनी का कितना इक्विटी है, सो दैट्स इक्विटी। अगर हमको इक्विटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जाएंगे और रजिस्टर निकालेंगे। इक्विटी निकालने के लिए एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट। अगर इक्विटी निकालना तो इट्स सिंपल, एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो वो आएगा इक्विटी। लेट मी टाइप अ प्रॉम्प्ट एंड उसके बाद एक क्लास एमसीक्यू करते हैं। क्या चीज? लेट मी क्या? टाइप थोड़ा यार ओपन बोलो, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलते हो तुम। मैं प्रॉम्प्ट टाइप करने लगा, रीड कर रहे हो, उसके बाद करते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यू, बेसिक चैप्टर यूनिट 1 में से मोस्ट डिफिकल्ट क्या ही हो सकता है? क्या पता। भाई मोस्ट डिफिकल्ट एसेट वाले भी लायबिलिटी के टाइप्स बताओ। ये क्या? पीएनएल डिफाइन कर दो, पूरा पीएनएल ही डिफाइन कर देते हैं यूनिट 1 में। करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी दो ही तो होती हैं। आंसर आ जाए।
अच्छा, पीपीई की फुल फॉर्म बताओ, अभी बैलेंस शीट में देखा था। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वाह वाह वाह। यही था ना? एक से बढ़ के एक बैठे हुए हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऐसा कुछ फायर था ना ब्रिगेड शायद का ऐसे। कुछ जा रहा है क्या, गाड़ी उड़ी? प्रॉपर्टी प्लांट Related इक्विपमेंट। या राइट। property plant equipment, yes. present the accounting process. Property इनको अभी plant कभी आईएएस equipment. घोषित किया जाए। कौन था ये? हम और थे इनको अभी कभी IFRS का आईएएस क्या घोषित था? किया जाए। IFRS International Financial RS क्या है? याद नहीं आ रहा। Which reporting. sequence is the best represent the full accounting process इंटरनेशनल from the फाइनेंशियल रेगुलेटरी क्या है यार इतना बड़ा? अथॉरिटी, एसोसिएशन, आईएफआरएस, नॉट श्योर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन का लेवल आएगा यहाँ पे। इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में। ना अरेंज कौन सा नहीं करना है, सबसे सही है? एबीसीडी में से कौन सा आंसर है वो बताना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद पोस्टिंग आता है, पोस्टिंग के बाद जनरलाइजिंग आता है, जनरलाइजिंग आता है, फिर ट्रायल बैलेंस आता है, फिर फाइनल अकाउंट्स आता है। तो उस तरीके से ये आपको याद अकाउंटिंग की प्रोसेस बतानी है, प्रॉपरली बेस्ट रिप्रेजेंट करता है जो सीक्वेंसेस में आपको बता रहे हैं। वाला होगा, जर्नलाइज किया नहीं, आइडेंटिफाई पहले आएगा, उसकी हो जाए आइडेंटिफाई के बाद आइडेंटिफिकेशन फिर पोस्टिंग किया, हाँ फिर पोस्टिंग होगा, फिर ट्रायल बैलेंस आएगा, फिर एडजस्टमेंट एंट्री। ऑप्शन है यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद पोस्टिंग, ए नहीं है उसके आंसर, बाद सी डी है। मैंने सही कहा था। नहीं, एबीसीडी में से कोई तो होगा ही, मतलब कुछ तो होगा, जरूर होगा। अच्छी बात है ए नहीं है। बच गया तो तब बी आई तब बी होगा। तो ऑप्शन ज्यादा। अरे भाई बी ही है। आइडेंटिफिकेशन, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग, फाइनल अकाउंटिंग। पहले आइडेंटिफाई होता है, फिर वो जर्नलाइज होता है, देन पोस्टिंग होता है, देन उसमें एडजस्टमेंट्स किया जाता है, एंट्रीज में कुछ कम ज्यादा करना हो, देन ट्रायल बैलेंस निकलता है, उसके बाद फाइनल अकाउंटिंग रेडी होता है। तो ये बी में इनकरेक्ट दे रहा है क्या? नहीं, एक्चुअली ना यहाँ पे वो पूरे भाई 8 ए में स्टेप्स टिक किया इसलिए था वो, नहीं इसीलिए लिखे हैं इनकरेक्ट क्योंकि दे रहा ये है, बी में नहीं टिक फाइनल किया। अकाउंट का पूछ रहा है। तो फाइनल अकाउंट के लिए हम फाइनल अकाउंट में क्या प्रोसेस यूज करते हैं? ये अच्छे क्वेश्चन एक्चुअली जो हमने अब निकाले ना, ये वाले सारे अच्छे हैं। हम्म यार यूनिट 1 है ये, तो तुम लोग मतलब लग रहा है ये सही यूनिट में 1 फाइनल अकाउंट तो सबसे लास्ट पार्ट है, ये फाइनल अकाउंट से जो क्वेश्चन पूछे हैं। नहीं, ना आज ही ये सीए क्लियर होगा अभी। पीडीएफ हाँ, अगर नहीं हम नहीं देखें नहीं नहीं, अभी क्लियर करोगे ना तो 2 बजेगा यार, मत करो अभी प्लीज गाइस। रहने दीजिए यार। ब्रो कल ऑफिस है यार, रहने दो बस, सब कल कल आज तुम कंप्लीट कर लियो यार। नींद आ रही है। ईयर एंडिंग चल रहा है, बॉस वैसे भी माथे हाँ वाथे यार बंद हो गए। बहुत ऑडिट कल बेसिक अच्छे वाले फेस लेवल करना के पड़ रहा है, चाहिए रहने दो। करनी है। वैकेंसी निकल रही है मार्केट में थोड़ा, तो बता दो। हाँ हाँ यार वैकेंसी है, आ जाओ। कहाँ पे? कितने आ पैसे जाओ मिल रहे यूएई हैं? में। कौन है यूआई में? तुम जाओ भाई, अनुज तुम जाओ भाई यूएई। मैं हूँ मैं। सोना है। प्रोफाइल भेज दो, देख लेते हैं, करा सो देंगे। जाओ, 12:30 बजने वाले हैं, ठीक है। चलो यूनिट 1 कवर चलो हो गया, कल कर देंगे। गुड नाइट, बाय बाय। गुड थैंक यू नाइट अनुज भाई। गाइस, गुड गुड नाइट, नाइट। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।